कि आप जानते हैं कि यूनेस्को द्वारा औपचारिक रूप से 23 अप्रैल 1995 को शुरू किया गया था। 1923 में सर्वांतीस, जो स्पेन के प्रसिद्ध रचनाकार थे, उनके सम्मान में एक आयोजन किया गया था। वहाँ के पुस्तक विक्रेताओं ने सम्मान में उनके आयोजन किया था और उसी आयोजन के बाद से विश्व पुस्तक दिवस मनाने की आधारभूमि तैयार हो गई थी और ये एक इत्तेफाक था कि 23 अप्रैल को ही सर्वांतीस का देहांत हुआ था। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है और चूंकि इस तारीख से बहुत सारे दुनिया के प्रसिद्ध रचनाकारों के जयंती और पुण्यतिथि का मौका जुड़ा है, इसलिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तारीख को सर्वांतीस, शेक्सपियर, गार्सियासो दी लाउवेगा, मॉरिस डैन, व्लादिमीर नबोकोव, जोसेफ प्ला, ऐसे कई प्रतिष्ठित साहित्यकार की जयंती या पुण्यतिथि इस तिथि को पड़ती है और आज सत्यजीत रे की भी पुण्यतिथि है। आप जानते हैं कि साहित्य अकादमी का जो ये लोगो है, इसको सत्यजीत रे और भारत के उन महान फिल्मकारों और रचनाकारों के रूप में ये सभी नाम प्रसिद्ध हैं। भारत सरकार ने 2001 से विश्व पुस्तक दिवस मनाने की घोषणा की थी और तब से हर साल ये दिवस मनाते हम लोग आ रहे हैं। आज ये आयोजन विश्व के लगभग 100 देशों में एक साथ मनाया जाता है। दरअसल इस पुस्तक दिवस को मनाने की एक खास वजह ये भी है कि जो पठन पाठन की संस्कृति है पुस्तकों की, उसको बढ़ावा दिया जाए और कॉपीराइट दिवस इसलिए भी कि जो स्वामित्व का अधिकार है एक लेखक का, एक रचनाकार का, उसके प्रति भी एक जागरूकता फैलाई जा सके। आप जानते हैं कि पहले श्रुत परंपरा थी, फिर उस श्रुत मौखिक परंपरा से होते हुए मुद्रित साहित्य तक की यात्रा हुई और आज लगभग अनेक अनुशासनों में पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं, लोग पढ़ रहे हैं लोग। आज हमने जो ये पुस्तक संस्कृति एवं पाठक की अपेक्षा विषय रखा है कि इस विषय पे हमारे विद्वान रचनाकार आपसे अपने विचार साझा करें। मैं साहित्य अकादमी की ओर से आदरणीय सुधीर पचौरी जी, राजकिशोर जी, मीरा सीकरी जी और प्रेमपाल शर्मा जी का स्वागत करता हूं। एक औपचारिक परिचय आप सभी से करा देता हूं। हालांकि सभी नाम अपने में खुद ही पहचान है। सुधीर पचौरी जी का जन्म 29 दिसंबर जनपद अलीगढ़ में हुआ था। आप हिंदी में MA, PhD और पोस्ट डॉक्टरल शोध आपने हिंदी में दिल्ली विश्वविद्यालय से किया। आप प्रतिष्ठित समीक्षक, प्रख्यात स्तंभकार, मीडिया विशेषज्ञ हैं। आपकी चर्चित पुस्तकें हैं नई कविता का वैचारिक आधार, कविता का अंत, दूरदर्शन की भूमिका, दूरदर्शन, स्वायत्तता और स्वतंत्रता, संपादित पुस्तक, उत्तर आधुनिक परिदृश्य, उत्तर आधुनिकता और उत्तर संरचना, नव साम्राज्यवाद और संस्कृति, नामोर के विमर्श, उत्तर आधुनिक साहित्य विमर्श, दूरदर्शन, विकास से बाजार तक, ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं। और आप जानते हैं कि भारत में जो पॉपुलर कल्चर के एक विशेष विश्लेषक के रूप में आपकी पहचान है। हिंदुस्तान में आपका नियमित कालम तिरछी नजर, जिससे सभी घबराते हैं, जितने भी खासतौर से साहित्यकार हैं वो ज़्यादा ही घबराए रहते हैं, वो लगातार प्रकाशित होता है। आप वाक पत्रिका के संपादक हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन ऑफ कॉलेजेस हैं। आपको मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का रामचंद्र शुक्ल सम्मान, देवता का विखंडन और विखंडन में कामायनी पुस्तक पर प्राप्त हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार से आप सम्मानित हैं। आपको दिल्ली हिंदी अकादमी का साहित्यकार सम्मान प्राप्त है। आपका बहुत बहुत स्वागत।
राजकिशोर जी का जन्म 2 जनवरी 1947 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ था। आपकी मुख्य विधाएं पत्रकारिता, उपन्यास, कविता और व्यंग्य लेखन में। आपकी मुख्य कृतियां हैं तुम्हारा सुख, सुनंदा की डायरी उपन्यास, पाप के दिन कविता संग्रह। वैचारिक लेखन में पत्रकारिता के परिप्रेक्ष्य, धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति, एक अहिंदू का घोषणा पत्र, जाति कौन तोड़ेगा, रोशनी इधर है, सोचो तो संभव है, स्त्री पुरुष कुछ पुनर्विचार, स्त्री तो का उत्सव, गांधी मेरे भीतर, गांधी की भूमि से, और आपका व्यंग्य संग्रह अंधेरे में हंसी, राजा का बाजा। आपने दूसरा शनिवार, आज के प्रश्न पुस्तक श्रृंखला और समकालीन पत्रकारिता, मूल्यांकन और मुद्दे का संपादन किया। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी विश्वविद्यालय की जो वेब मैगजीन है हिंदी समय, उसके आप लगातार संपादक रहे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रेमपाल शर्मा जी का जन्म 8 मार्च 1955 को हुआ। आपने BSc, MA और PhD हिंदी में की। पत्रकारिता में आप डिप्लोमा हैं। आपने रेलवे सर्विसेज में काम किया। आप नियमित स्तंभकार हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपका लेखन प्रकाशित होता रहता है। आपने रेल मंत्रालय सहित पार्लियामेंट के आप संयुक्त सचिव भी रहे। NCERT की सिलेबस कमेटी के 2004 से 2009 तक सदस्य रहे। आपकी लगभग 20 पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें व्यंग्य, कहानी संग्रह और शिक्षा तथा समाज पर आपके आलेख शामिल हैं। कॉमन स्कूलिंग सिस्टम, समान शिक्षा के लिए आपने मजबूत वकालत की कि मातृभाषा को शिक्षा और प्रशासन का माध्यम बनाया जाए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मीरा सिकरी जी का जन्म जून 1941 को गुजरांवाला, अविभाजित भारत जो पश्चिमी पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ पर हुआ था। हिंदी साहित्य में MA और नई कहानी पर आपने शोध कार्य किया। आपके कहानी संग्रह हैं पैतरे तथा अन्य कहानियाँ, अनकही, बलात्कार तथा अन्य कहानियाँ, मीरा सिकरी की यादगारी कहानियाँ, प्रेम संबंधों की कहानियाँ। आपकी कुछ कहानियाँ संकलित हुई हैं, तप्त समाधि तथा अन्य कहानियाँ, विसर्जन तथा अन्य कहानियाँ जो भी प्रकाशित है। गलती कहाँ आपका उपन्यास और अनुपस्थिति, पहेली। आपकी यात्रा संस्मरण एक रंग होता है नीला और आलोचना की एक पुस्तक नई कहानी प्रकाशित है। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा वर्ष 2003 का कृति सम्मान बलात्कार तथा अन्य कहानियों के लिए तथा अनुपस्थिति उपन्यास के लिए भारतीय लेखिका मंच का लेखिका रत्न सम्मान प्राप्त हुआ। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के कमला नेहरू कॉलेज में लगभग 40 वर्षों तक अध्यापन किया। आप सेवानिवृत्ति के बाद स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, पुस्तक संस्कृति, भारत में पुस्तक की क्या संस्कृति रही और पाठकों की अपेक्षा क्या है। पाठक क्या चाहते हैं कि उस पुस्तक में क्या सामग्री हो या साहित्यकार से वो क्या उम्मीद रखते हैं। इसी मुद्दे पर हमने बातचीत के लिए सुधीश पचौरी जी, राजकिशोर जी, मीरा सिकरी जी और प्रेमपाल शर्मा जी को आमंत्रित किया है। मैं निवेदन करता हूँ प्रेमपाल शर्मा जी से कि वे इस विषय पे पहले से काफ़ी लिखते भी रहे हैं, वे अपने विचार हमसे साझा करें। आदरणीय प्रेमपाल शर्मा जी। नमस्कार। मेरे साथ मंच पर बैठे आदरणीय राजकिशोर जी, सुधीश जी, चौबा जी, मीरा जी, कई बार लगता है कि शायद इस मुद्दे पर बोलते बोलते हम सब की जबान थोड़ी थोड़ी पतली हो गई है, और फिर भी लगता है कि शायद पता नहीं और ये तेजी से बढ़ रहा है। 2 दिन पहले अशरफ वजाहत जी बैठे हुए थे, तो वो खुद उन्होंने बड़ा एक वैसे सुझाव दिया कि हमें अपने 20 लोगों की ग्रुप से बाहर निकलने की जरूरत है। अभी तक हम उसके आगे होते जा रहे हैं कि मैंने लिखा तो सामने वाले ने कवर हो जाती, उन्होंने लिखा तो मैंने हो जाती। हमने कभी यही शायद चिंता नहीं की कि पाठक को चाहिए क्या, या कभी कभी उसके साथ में बात नहीं। तो अगर इनको
ध्यान में रखेंगे और किताब को शायद हम अपने अपने घरों में भी उतनी ही जगह देंगे तो बच्चे भी पढ़ेंगे। और लेकिन सबसे ज़रूरी है कि हमारी उस शिक्षा की बुनियाद की अपनी भाषा की तरफ। मुझे लगता है कि शायद बातें बहुत लंबी की जा सकती है। यही धन्यवाद। धन्यवाद प्रेमपाल जी। अपनी भाषा की ओर लौटेंगे तभी उस भाषा की किताबें बचेंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने उठाई। मैं मीरा सीकरी जी से निवेदन करता हूँ कि इस बात पे अपने विचार। मित्रों नमस्कार। प्रेमपाल जी ने बहुत ही सही ढंग से कहा कि वो जो परिवेश जहाँ से जिस बचपन से एक संस्कृति की बुनियाद जिस परिवार से पैदा होती है। मुझे याद है कि बिल्कुल बचपन में अपने पॉकेट मनी से तब बालक चंदा मामा चुन्नू मुन्नू से बड़े हो चुके थे। बालक और चंदा मामा से किया अपनी जो जेब खर्च के लिए पैसा मिलता था उससे हम किताबें साप्ताहिक हिंदुस्तानी गद्यांश इत्यादि ये सब आया। वो जो पढ़ने का संस्कार है वो उसी से ही पैदा होता है। पर इसके साथ साथ कुछ अन्य दबाव हो जाते हैं जब जीवन में आगे बढ़ते हो। तो आप लोगों को कहीं ये लगता है, मैं ये अपनी बात जो मैं कहना चाहूँ बात करूँगी, पर मैं ये लगा रही हूँ कि उसकी वजह से आप देखेंगे कि अंग्रेजी का कहने को, अब मैं हिंदी की हूँ, हिंदी पढ़ाती रही हूँ। जब मेरे बच्चे की एडमिशन की बात हुई तो मुझे लगा कि जब परिवार में हिंदी का परिवेश है और मैं उसको उस स्कूल में जहाँ पर कि माध्यम हिंदी है वो उसमें पढ़ाऊंगी तो क्या ये शर्त है कि मेरा बच्चा जो है वो अंग्रेजी को छठी में जाकर उसको वो ग्रहण कर सके। तो मैंने उसको सरदार पटेल में, अब मुझे लगता है कि सरदार पटेल में ही कराना चाहिए था, पर मुझे ये लग रहा था कि हिंदी तो वो सीख जाएगा पर अंग्रेजी के लिए उसके लिए परिवेश होना चाहिए। और वो आज पुस्तक प्रेमी है, पुस्तकें पढ़ता है। 8वीं 9वीं वाले से उसने जो मतलब नरेंद्र मोदी वगैरह को जो मतलब मेरे घर में वो चाहे किसी भी प्रकार की पुस्तकें नहीं हूँ ले, मतलब कृष्णा सोपती और निर्मल वर्मा और मोहन राकेश राजन यादव, उनमें से वो अपनी चयन करके, पर जो ज़्यादा वो जो 8वीं 9वीं में उसने पढ़ी उन दिनों ये नरेंद्र मोदी के बहुत सारे आ रहे थे, उनको पढ़ा। और अब वो जाकर जो है वो अमीश वगैरह को पढ़ रहा है। तो वो कहता है कि ये नहीं कि मैं हिंदी पढ़ नहीं सकता हूँ या मैं समझ नहीं सकता हूँ, ये भी मैं जान रहा हूँ कि अमीश पटेल वगैरह ये जो है उनके ये जो उसके गुरु हैं। पर यहाँ मुझे लगता है कि मैं अगर इस साइड में रहती, मुझे लगता है कि ये जो हम ये कहें कि सब जगह ये किताबें हमें बचपन में प्रोवाइड करने से बच्चे में संस्कार पड़ जाएगा, हिंदी आ जाएगी। हिंदी अगर आ भी जाती है तो कोई ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे की प्रवृत्ति में पढ़ना। ये एक प्रवृत्ति में पढ़ने का जो संस्कार है वो जो है भाषा, अगर आपने संस्कारित जो है वो भाषा के किसी भी माध्यम से वो संस्कारित होगा और वो जो उसका परिवेश है उसके हिसाब से पाएगा। किंतु अगर उसका अधिकार जो चल रही है प्रवाह में भाषा, अगर उसका नहीं है अधिकार तो वो हीनता की ग्रंथि से ग्रस्त हो जाएगा। तो भाषाओं को ज़्यादा सीखने में ये अलग बात है। और आज इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि जितने हमारे बाहर की नौकरियों में जा रहे हैं या जिनको
MSc पढ़े हुए हिंदी में और पढ़े हुए, वो बेचारे मैंने रिक्शा चलाते हुए देखे हैं। तो ज़रूरत ये है कि उसके लिए रोजगार और व्यवसाय इत्यादि के लिए ध्यान दिया जाना चाहिए। अब मैं जो बात कहना चाहती थी, ये संदर्भ में अभी देखिए, पुस्तक संस्कृति और पाठक। अब ये पुस्तक संस्कृति और पाठक में जब हम पुस्तक का नाम लेंगे तो पाठक तो आएगा ही आएगा। जिस पाठक की तरफ हम संकेत हमको मिल रहा है वो सहृदय है, वो विचारशील है, साथ ही साथ वो उसकी वो रचना के लेखक रचना करते हुए उसकी एक यात्रा होती है, और पाठक जब उसको पढ़ता है तो उसकी एक यात्रा होती है। जो रचना की सार्थकता दोनों संदर्भों में जो है वो तभी होती है जब दोनों एक दूसरे को सार्थक कर सकें। सार्थक कैसे कर सकेंगे? एक संस्कृत में बहुत खूबसूरत मुझे वो है, बहुत पुरानी बात आप कहेंगे कि संस्कृत उठा रहे हैं, पुराने ऋग्वेद की बात कर रहे हैं, वो है कविता रसमाधुर्य। यहाँ कविता से अभिप्राय केवल कविता से नहीं है, संपूर्ण वाङ्मय के किसी से भी हो सकता है, केवल रचना और पाठ से। कविता रसमाधुर्यम कवि व्यक्ति न तत्कवि। कविता रसमाधुर्यम कवि व्यक्ति न तत्कवि भवानी भृकुटी भंगम भवो व्यक्ति न भूधर। मैं आपको इसका अर्थ बता देती हूँ कि कविता का जो रस और माधुर्य है, जो आप उससे ग्रहणशील पाठक जो उससे ग्रहण कर रहा है, वो पाठक ग्रहण करता है, वो पाठक ग्रहण करता है, वो नहीं जो रचना कर रहा है। जैसे भवानी के भ्रू विलास को भव यानी कि शिव समझ रहे हैं, न कि उनके पिता हिमालय भूधर। तो पाठक का जो योगदान है वो तभी हो सकता है, अगर भाषा को थोड़ा सा उदार होकर लेंगे, अगर उसमें ग्रहणशीलता की वृत्ति है, वो पाठ के साथ उसकी अपनी एक जो यात्रा चल रही है, और वो पाठ पढ़ने का जो संस्कार है, वो यद्यपि ये संस्कार पुस्तकें पढ़ने से ही पड़ता है, और मतलब जहाँ से पुस्तक जिस वक्त से शुरू हुई, जबकि उसने मतलब ज्ञान के अपार भंडार को, वो बौद्धिक भी हो सकता है, आध्यात्मिक भी हो सकता है, वो भावात्मक भी हो सकता है, सब तरीके के ज्ञान को पुस्तकें देती रही हैं। और अच्छा पाठक जो है वो समय समय पर उसका केवल अपनी पठनीयता की प्रतिक्रिया के तौर पर ये जो है वो एक दिशा भी दे रहा होता है। और पर हम सब पाठकों की मांग को तो मांग के तौर पर नहीं मान लेंगे। एक रॉ को, एक दर्जे को, एक जो स्तर है उस स्तर की आसानी या बोधगम्यता के नाम पर कोई भी जो अच्छा लेखक है वो यही चाहेगा कि वो पठनीय भी हो और साथ में वो किसी ध्येय की पूर्ति भी कर रही हो। और ये जो जिसे कहते हैं, जब ये पूर्ति कर रही होती है, शुरू में ये काम जो है, जैसे जो बाहर जो बहुत सारा साहित्य गया, वो जैसे कि अशोक ने वो बुद्ध के माध्यम से गया, वो आपके भूटान, चीन, जापान, वहाँ तक सारा जो गया था। तो साहित्य जब अपनी, और भारत ने जो ज्ञान के भंडार में दिया, जो नालंदा जैसी वो जी थी, जिसको कि बाहरी एक तरह से जला भी दिया गया था, उसके बावजूद भी वो जो नए सिरे से जो एक भंडार, नया पनपा, नया बढ़ा, कोश जो उसका बढ़ा, उसके पीछे क्या था कि यहाँ पर अवकाश जो मिलता रहा, जो चाहे वो शुरू में मंदिरों में रहा हो, मठों में रहा हो, और
जबकि जिस समय हम ये स्वतंत्रता ब्रिटिश राज कर रही है हमारे ऊपर, और संस्कार के तौर पर जब उस वक्त जो रचनाएं रची गई वो क्रांति का संदेश देने वाली रचनाएं थी, जिसको कि पुनरुत्थानवादी साहित्य के तौर पर। और उसके बाद जो आधुनिक काल तक ब्रिटिश काल में ही आ गया था, प्रेस आ गया, और उस प्रेस के माध्यम से जो जिसे कहते हैं कि बहुत लोगों ने, जैसे प्रेमचंद वगैरह, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ इत्यादि की, उस वक्त की पुस्तकों में कुछ ऐसा था कि लोगों ने भाषा सीखी उसको पढ़ने के लिए, तो वो पढ़ने का जो वह था, उससे वो अपने मन से था, वो वही पाठक थे जो पढ़ना चाहते हैं। अब यहाँ पर जो किताबें जो कोर्स में लगाई जाती हैं, जिसको कहा जाता है कि मैं नहीं वो करना चाहता हूँ, दरअसल उनकी वृत्ति नहीं होती पाठक की। अब जब ये आजकल जो सीधी सी बात, जिस समय ये इलेक्ट्रॉनिक्स, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से जो फोन है, जो मोबाइल है, आईपैड है, ये आपके कंप्यूटर हैं, अब इनके आ जाने से बहुत लोग ये कहने लगे हैं कि पुस्तक संस्कृति विलुप्त होती चली जा रही है। पुस्तक संस्कृति विलुप्त हो ही नहीं सकती। नामवर जी ने भी ये एक जगह कह दिया था कि पुस्तकालय बंद होते चले जा रहे हैं, और ये जो विजुअल लाइब्रेरीज हैं ये बहुत नई नई मशरूम्स की तरह से उग रही हैं, सारा ध्यान। और आप ये बताइए कि जो ये जिस भागम भाग भरी जिंदगी में, वो जो पूरी मतलब जिसमें गति और स्पीड के नाम पर कहा जा रहा है, वहाँ ये बिल्कुल खतरा, अगर हम माने कि ये इस वाले माध्यम से कोई खतरे की स्थिति पैदा होगी, जो संस्कारित हैं पर परिष्कृत रुचि के हैं, वो पढ़ेंगे, पढ़ने के साथ साथ पर पढ़ना तो एक ऐसी चीज है, जब तक दूसरे के साथ उसकी बात नहीं कर लेते हैं, वो ऐसे कि जब हम किताब के लिखते हैं तो आपस में सर्कुलेट कर लेते हैं कि ताकि इस पर बातचीत की जा सके। तो ये पुस्तक संस्कृति का विलुप्त होने का तो सवाल ही नहीं उठता। पुस्तक ये जो जिसे कहना चाहिए कि पुस्तक संस्कृति में ये जो ना ये आपका जो ये डिजिटल वाला जो माध्यम है, आप सिर्फ एक सुविधा के तौर पर ये हो जाता है, जिसको पढ़ना है वो अगर वो किताब के साथ उसका एक ऐसा संपर्क है कि जब वो किताब के पन्ने पलटता है, जैसे लग रहा था कि किताब के साथ मैं बात कर रही थी कि क्या ऐसा तुम लोग जो युवजन हो, क्या ये महसूस करते हो कि किताबें, तो वो कहता है कि मुझे तो लगता है कि जब मैं पेज पलट कर जो पढ़ता हूँ, पर पढ़ने का मुझे जो एक तृप्ति मिलती है, एक संतोष मिलता है, एक जीवन अनुभव जो होता है वो मुझे, पर मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, पर मैं इतनी अपने सामान के साथ वो ढो नहीं सकता, तो जो मतलब ये जो आपके वाले हैं जो उसमें वो किताबें उसमें आ जाती, उसमें कई सारी किंडल में ही बहुत सारे 200-250 किताबें तक आप ले जाके आप अपनी रुचि के अनुसार उसको पढ़ सकते हैं। तो ये जो पढ़ने की चाहे वो संस्कार के तौर पर ये अंदर से जिसके मन में पैदा हुआ है, शुरू में चाहे वो स्टोन पर उसने अंकित किया, भाषा और लिपि का जो बनाया, फिर ये भारत में भोजपत्रों पर, फिर इसके सुई की गठन से होती थी, निरंतर ये परिष्कार उसका होता चला गया है। अब परिष्कार के धरातल पर प्रेस, पहले वो टाइप वाली होती थी, टाइप के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो होने लगी, इसके साथ जब बहुत बार ऐसा होता है कि आप उसमें भेज रहे हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक वाली टाइप में अगर आप दे रहे हैं तो आपको वो साफ सुथरे वाले दूसरे के पढ़ने के लिए भी सुविधा वाली जो चीज जो है रह जाती है। तो जो ये सहयोग माध्यम जो है, इसको हम खतरे की घंटी के तौर पर न लेकर सहयोगी के तौर पर कि उसका हम जितना ग्रहणशील जो कर सकते हैं उसका हम उठा लें, पर
अतिवादिता की वाली स्थिति पर नहीं होंगे। और जो भी सही मानों में अभिव्यक्त करने का, चाहे हम कितनी भी अन्य भाषाओं को सीख लें, वो कहीं ना कहीं वो प्रवाह नहीं दे सकती हैं, काम चलाऊ ही रहेंगी। ये अपने लेखकों के संदर्भ में ये भी देखा होगा कि वो जब लिखते हैं, अब ये निर्मल वर्मा हिंदी के नहीं थे, पर वो लेखक हिंदी के थे, तो बहुत जब लिखने की भी बात आती है तो वहाँ पर जो व्यक्ति है वो लिखने के लिए अपनी भाषा को ही स्वीकार करता है, क्योंकि अभिव्यक्ति का जो समृद्ध वजूद है वो हो जाता है, उसी के अंतर्गत ही हो सकता है। पर यहाँ पर ये जो खतरे के तौर पर ये जो वाली जो लेती हैं, इसको चुनौती के तौर पर लेंगे तो जो है हम क्या कर सकते हैं, अपनी जैसे कहते हैं कि क्या होगा, हमारी धार, हमारे औजार ज़्यादा तेज होंगे, उसके प्रति हम ज़्यादा सजग होकर जो पाठक वर्ग है उसके लिए भी अगर ई बुक आ जाती है तो ये केवल क्या, ये तो नहीं हुआ पुस्तक संस्कृति खत्म हो रही है, अभी बहुत नहीं है, पर वो जो पढ़ने वाला अब एक वो जो मेरे जैसे पाठक जो हैं, जिन लोगों ने सारी उन पुस्तकों को ही पढ़ा है, वो जो है उसमें क्या है, एक ठहराव से, आराम से पढ़कर उसमें उसको पढ़ते हुए उसमें पूरा रस लेते हुए साथ में उसको बुनते हुए जो पढ़ना है, वो अब जो आज के पाठक से या जो वयस्क भी है उससे उसको अगर कोई त्वरित माध्यम, मैं यहाँ पर त्वरागति की जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की है उसका समर्थन नहीं कर रही हूँ। अभी हाल ही में ये पिछले वाली जनसत्ता में योगेश्वर सिंह का मुझे चाहिए था कि मैं वो ले आती, जिसमें उन्होंने इस बात पर कहा है कि ये जो तुरंता जो लेखन है और जो तुरंता उसका जो टिप्पणियाँ आ जाती हैं, ये उसका हासिल कुछ भी नहीं होता। और एक जो बड़ा वाक्य है, ये अलग बात है कि जो मंच उनको एक मिल गया है अपनी अभिव्यक्ति देने के लिए, और अपना उस वक्त जो एक जब आपको प्रकाशक जो है, अब प्रकाशन इसके लिए बहुत सारी जिम्मेदारी प्रकाशन तंत्र में भी हो जाती है। प्रकाशन तंत्र क्या है, उसका तो व्यवसाय है, उस व्यवसाय में वो क्या लेगा, वो तो लाभ ही लाभ कमाना चाहेगा। उसके लिए तो जो क्रिएटिव रचनाकार है या जो पाठक है वो पढ़ेगा, जो पुस्तकें उसके बिकेंगी। अब ऐसे वाले स्थिति में जो पाठक जो मतलब लेखक है वो रचना भेजेगा भी तो उससे उम्मीद करेगा कि वो साथ साथ ये भी संकेत अलग कर देता है कि आप इसको बोधगम्य बनाइए, इसको आसान बनाइए या इसमें ये डाल दीजिए, तो रचनाकार वो सारा मसाला तो उसमें नहीं डालेगा ना। तो पर और मुश्किल ये आ रही है कि जो बाधा पड़ रही है वो पुस्तक के अंतर्गत ज्ञान केंद्र में है, पर आज जो है पैसा केंद्र में आ गया है। और इसके लिए जो जिसे कहते हैं कि पाठक जिम्मेदार नहीं है, वो तो पढ़ना चाहता है, उसको अच्छी किताबें चाहिए, और उस अच्छी किताबों के लिए उसको सूचनाएं भी मिलना चाहिए। बहुत बार अब जो पढ़े लिखे वर्ग के हैं, अब हमारे साथ पढ़ने वाले जो लोग हैं ऐसे भी हैं जिनका की पढ़ाई से नहीं, उनको ये भी नहीं पता होता कि पत्रिकाएं हंस पढ़नी है कि नया ज्ञानोदय पढ़नी है, या इसके अलावा जो नई धारा आ रही है या जो ये अन्य पत्रिकाएं आ रही हैं उनमें भी बहुत कुछ आ रहा है, रविवार मिल रहा है। आप अपनी रुचि के अनुकूल उसमें आपकी रुचि उससे परिष्कृत हो सकती है, आपको पुस्तकों का ज्ञान मिलता है। तो ये कहीं ये है कि एक दूसरी कहीं ज़्यादा तो नहीं, मैं तो नहीं, हाँ बस मैं
कि जो पुस्तक जो है और पाठक जो है वो तो निरंतर बना रहेगा। सिर्फ जरूरत ये है कि हम यंत्र की अधीनता स्वीकार न करें। हम यंत्र की, अगर हम अधीनता स्वीकार करेंगे तो यंत्र ना पाएंगे, और अगर हम अपने आप को सजग रखकर चलेंगे तो चाहे अपना और अपने साथ साथ जो सब ये घटने, तो जरूरत उस सजगता की है और उसी सजगता के लिए। और ये जब सब यहाँ पर इकट्ठे यहाँ पर विद्वज्जन आए हैं, ये सब पुस्तक प्रेमी हैं और इस निरंतर पुस्तकों में ही रमते हैं। इनको अगर पुस्तक न मिले तो इनकी अगली सांस नहीं आती है। तो दोस्तों, उस वर्ग के लिए जरूरत ये है कि सब पाठक, अब सब पाठकों से ये नहीं कहेंगे कि वो पढ़ें, हाँ अलग अलग रुचियों के पाठकों को अलग अलग मिलना चाहिए, पर वो केवल ये ना हो कि वो जब तक ये मुनाफे की संस्कृति, ये बाजारवाद पर नियंत्रण नहीं होता है, तब ये खतरे की चीजें हो सकती हैं। धन्यवाद मीरा जी। जैसे कि आपने बताया कि जब चंद्रकांता संतति प्रकाशित हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने, लाखों लोगों ने खासतौर से हिंदी सीखी थी। एक वो साहित्य जिसके विषय में मीरा जी ने भी कहा और प्रेमपाल जी ने भी कहा, लेकिन एक दूसरा रचनाकार आता है प्रेमचंद, और इस उनका एक सबसे बड़ा योगदान जो मुझे लगता है कि इस लाखों पाठक वर्ग जो एक नया बना था चंद्रकांता संतति के द्वारा, इसको फिर वो मुख्य धारा के उस साहित्य तक लेके आते हैं, उसकी अभिरुचि को चेंज कर देते हैं। मीरा जी ने भी कहा कि अलग अलग अनुशासन के लेखन की जरूरत है और सभी की अपनी अपनी अभिरुचियां हैं, उस तरह की पुस्तकें सभी को उपलब्ध हो। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए, राजकिशोर जी लगातार इस विषय पे चिंतन करते रहते हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। साहित्य अकादमी के अधिकारीगण, अगर मैंने ठीक सुना है तो आज विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस दोनों ही है। मेरा ख्याल है कि इन दोनों में बहुत गहरा अंतर्विरोध है। कॉपीराइट कानून पुस्तक संस्कृति को लिमिट करता है, उसको कम करता है, क्योंकि हिंदी में ही जैसे मैं देखूं, बहुत से आधुनिक साहित्य का अनुवाद इसलिए नहीं हो पाया है कि हमारे प्रकाशक कॉपीराइट का शुल्क देने के लिए तैयार नहीं है या इसमें समर्थ नहीं है। तो कॉपीराइट जो है वो एक पुस्तक विरोधी, लेखक विरोधी, लेखन विरोधी धारणा है, क्योंकि इसका संबंध उद्योग धंधे से है। किताब औद्योगिक उत्पादन नहीं, किताब है, रचनाशीलता का एक प्रकटीकरण अभिव्यक्ति है। तो जब आप कॉपीराइट को इसमें डाल देते हैं तो मीरा जी जिस मुनाफे की बात कर रही थी, जिस संपत्ति भावना की बात कर रही थी, वो संपत्ति भावना या मुनाफे की भावना कॉपीराइट के रास्ते से किताब की संस्कृति में घुसता है और इसको नष्ट करता है, बर्बाद करता है। तो मेरी पहली मांग तो यही है कि कॉपीराइट एक्ट को खत्म किया जाए, तभी पुस्तक संस्कृति बहुत तेजी से फल फूल सकती है। अगर आप ये माने कि इससे लेखक का नुकसान होगा, उसकी आर्थिक क्षति होगी, अभी जितना वो कमा पा रहा है उतना नहीं कमा पाएगा, तो मैं ये समझौता करने को तैयार हूँ कि अपनी भाषा में तो उसका कॉपीराइट रहे, अनुवाद पर उसका कॉपीराइट न रहे। अगर किसी ने फ्रेंच भाषा में उपन्यास लिखा है तो फ्रेंच पाठकों के माध्यम से जितनी कमाई या जितना उपार्जन कर सकता है वो करे, उसी से संतुष्ट रहे, न कि अपनी किताब को इसलिए इटालियन में अनुवादित न होने दे क्योंकि इटली का कोई प्रकाशक अनुवाद का उसकी रॉयल्टी देने के लिए तैयार है। तो रॉयल्टी के बारे में मुझे जरा फिर से विचार करना चाहिए, और ये मैं समझता हूँ कि जितने रचनात्मक उपक्रम हैं सबके बारे में ये सही है। आप लोग जानते ही हैं कि महात्मा गांधी ने पता नहीं कितनी किताबें लिखी और उनको शक था कि मेरे पास कोई
कॉपीराइट का अधिकार है या नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं, अगर मेरे पास कोई इस नाम की संपत्ति है, अगर कोई प्रॉपर्टी है, तो मैं उसको नवजीवन ट्रस्ट को देता हूँ। तो उन्होंने किसी अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों रिश्तेदारों के लिए या अपने कुटुंब के लिए नहीं किया, उन्होंने एक संस्था को दे दिया, जो संस्था उनकी किताबों को अभी तक छापती रही है। अब चूंकि संस्था शायद कॉपीराइट अब फ्री हो गए हैं आदि, तो हर कोई छाप सकता है, लेकिन हर कोई छाप नहीं रहा है, हर कोई प्रेमचंद छाप रहा है, क्योंकि प्रेमचंद की बिक्री है, गांधी जी की बिक्री अब बहुत बाधित हो गई है। खैर, तो इससे पुस्तक संस्कृति से ही ये जुड़ी हुई बात इसलिए है कि पुस्तक संस्कृति एक आधुनिक चीज है। एक तो औद्योगिक सभ्यता जब से आई है, तभी से पुस्तक संस्कृति का निर्माण हुआ है। इसके पहले पुस्तकें थी, संस्कृति भी थी, लेकिन पुस्तक संस्कृति नाम की कोई चीज, रामचरितमानस की कितनी प्रतियां मिलती होंगी, हस्तलिखित प्रतियां 100, 150, 200, क्या कितनी होगी? इसका मतलब है कि 50, 60, 80 जो राजा महाराजा व्यापारी इस तरह के लोग थे, सामान्य थे, वही इसकी कॉपी रखते होंगे, या मंदिरों में या धर्मालयों में जहाँ तुलसीदास के रामचरितमानस की श्रद्धा है, वहाँ इसकी कुछ कॉपी लिखी जाती होगी। जनता जो है वो अपने लोकगीतों से, लोक कथाओं से, लोक नाट्य से, इन सब से काम है, उसकी संस्कृति वही थी। पुस्तक संस्कृति जो है एक अभिजात वर्ग की संस्कृति थी, और चूंकि अभिजात वर्ग की संख्या कम थी और पुस्तकें चूंकि उनका जो पुनरुत्पादन हो जाता, हाथ से लिख के होता था, मशीन नहीं थी, इसलिए पुस्तकों की संख्या भी कम थी और बहुत कम लोग ये दावा कर सकते थे कि मेरे रामचरितमानस पढ़ा है। सुना है ये दावा तो कोई भी कर सकता था, क्योंकि इसीलिए उस समय का जो साहित्य है, खासतौर से हमारे हिंदी का साहित्य, क्योंकि संस्कृत साहित्य के बारे में तो हम जानते हैं कि वह भी एक तरह का दरबारी साहित्य या विशिष्ट लोगों का साहित्य था, और जो प्राकृत और पाली में जो लिखा गया वो जनता का था, जन साहित्य था। तो जो सुनने की बात है वो इसलिए है कि जब साहित्य फैलता है तो पढ़ा ही नहीं जाता है, बल्कि सुना भी जाता है, गाया भी जाता है, उसके लेकर नाटक भी होते हैं। तो पुस्तक संस्कृति कब आई? जब छापे खाने का आविष्कार हुआ, मशीन ने किताबों को गागर पैदा करना शुरू कर दिया। पहले एक आदमी पूरे जीवन में रामचरितमानस की मुश्किल से 5 प्रतियां हस्तलिखित एक किताब, एक कॉपी बनाने में 2-3 साल लगे। और उसमें एक गड़बड़ी भी थी। गड़बड़ी ये थी कि वो अपने भाव जोड़ देता था, उसमें अपने शब्द जोड़ देता था। अगर उसको समझ में मिल रहा है तो आज का जैसे पाठक या विद्यार्थी या लेखक है, समझ शब्द कर देगा तो समझ को शब्द कर देता था, कुछ समझता था कि शब्द ही सही है, समझ गलत है। तो इसीलिए रामचरितमानस के एक नहीं दर्जनों पाठ मिलते हैं। जितने लोगों ने कॉपी किया, जितने लोगों ने हाथ से लिखा, उन लोगों ने अपना अपना उसमें कुछ न कुछ ऐड कर दिया। ये मानव स्वभाव है, इसे बचा नहीं जा सकता। लेकिन मशीन कुछ भी ऐड नहीं करती है। मशीन को जो दिया जाएगा उसी को बार बार छापती रहती है, बार बार छापती रहती है। इसीलिए जो किताब 200 साल पहले छपी थी, उसको अगर आप मशीन से आज छापे, फोटो कॉपी करके या कैमरे से, तो वही परिणाम मिलेगा, उसमें कोई वो नहीं, सुधार या परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ, ऐसी व्यवस्थाओं में परिवर्तन होते हैं, कम्युनिस्ट व्यवस्थाओं में, जहाँ पर कुछ चीज़ों को खतरनाक माना जाता है, कुछ चीज़ों को अपने लाभ के लिए माना जाता है, तो वो टेक्स्ट को बदल देते हैं। लेकिन इस तरह से टेक्स्ट को बदलना और उस तरह से टेक्स्ट को बदलना, दोनों में बड़ा अंतर है। तो पश्चिम में जो पुस्तक संस्कृति दिखाई पड़ती है, उसके मैं समझता हूँ कि 3 तत्व है, 3 गुण है। पहला तो औद्योगिक विकास होना चाहिए। औद्योगिक विकास के फलस्वरूप लोगों के हाथ में क्रय शक्ति आनी चाहिए।
किताब खरीद सके। पश्चिम में शायद ही उधार मांग के किताब पढ़ता हो, दिखता है अच्छी किताब है, दूसरे के हाथ जाकर बजा कर ले आता है। और अमेरिका जैसे देशों में लाइब्रेरी इतनी समृद्ध है, सरकार इतना खर्चा करती है लाइब्रेरी पर, कि अपनी लोकल लाइब्रेरी में जाकर किताब ले आता है। तो पुस्तक औद्योगिक विकास, क्रय शक्ति का विकास, और इसके साथ साथ एक चीज जो जोड़ना चाहिए वो है संस्कृति के प्रति लगाव। अपनी संस्कृति के प्रति लगाव एक स्वाभाविक चीज है और सब जगह पाई जाती है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि हिंदी भाषी क्षेत्र में अपनी संस्कृति के प्रति लगाव नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा ही है। और छठ पूजा की तरफ बढ़ते ही जाता है, इतना लगाव बढ़ गया है। दिल्ली सिंगापुर का था, ये लगाव चला जा रहा है। लेकिन संस्कृति के प्रति लगाव कम है। अपनी संस्कृति के प्रति लगाव और संस्कृति के प्रति लगाव दोनों में फर्क है। अपनी संस्कृति का मतलब है जो हम पहनते होते हैं, खाते पीते हैं, जिस तरह से पूजा पाठ करते हैं, जिस तरह से गाते हैं, उसके प्रति लगाव। और संस्कृति के प्रति लगाव का मतलब है कि कैसे अपने को ज़्यादा से ज़्यादा रिफाइन किया जाए। तो जो सांस्कृतिक दिमाग होता है, कल्चरल माइंड होता है, प्रश्नाकुल दिमाग होता है, उसके मन में प्रश्न होते हैं। वह सत्य को फिर से जानना चाहता है या नए सत्य को जानना चाहता है। तो संस्कृति के प्रति लगाव उन्हीं समाजों में देखा जाता है जहाँ रीजन का, रेशनलिज्म का कुछ विकास हो। इस मामले में हमारा समाज, हिंदी भाषी समाज, काफी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि रेशनलिज्म वहाँ है नहीं। या रेशनलिज्म है तो एक व्यावहारिक प्रकार का, क्या कहते हैं उसको, परमार्थ नहीं, लौकिक रेशनलिज्म है कि कितनी जमीन लेने से किसका क्या हो जाएगा, कहाँ अधिक पैसा इंटरेस्ट में मिल रहा है, ये एक रेशनलिज्म है। लेकिन बड़े प्रश्नों के प्रति, बड़े सवालों के प्रति, जैसे ईश्वर के खिलाफ आपको मराठी में, बंगला में, मलयालम में बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी। मराठी में तो ही है, कुछ अनुवाद में हिंदी में हुआ है। हिंदी में कोई किताब आपको याद आती है जो कि ईश्वर के खिलाफ लिखी गई? हाँ, ईश्वर ही लिख सकता है या ईश्वर ही मालिक है। तो ये जो प्रश्नाकुलता है और अपने को रिफाइन करना, अपने जीवन को, मूल्यों को, भावनाओं को, कल्पनाओं को रिफाइन करना, जिस समाज में ये चीज नहीं है उस समाज में उस तक सत्य का विकास नहीं हो सकता है। यही कारण है कि भारत एक, लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्र में हम एक स्थिति देखते हैं, बांग्ला में एक स्थिति देखते हैं, मलयालम में दूसरी स्थिति देखते हैं, क्योंकि उन समाजों में मनोजागरण के कारण या रेशनिस्ट विद्वान और लेखक पैदा होने के कारण प्रश्नाकुलता पैदा हुई और वो उन्होंने अपने को सुसंस्कृत या संस्कृत करने का एक उद्यम शुरू किया। हमारे क्षेत्र में ये काम होना अभी बाकी है, लेकिन ये काम अब हो नहीं सकता, क्योंकि इसके साथ साथ उपभोक्तावाद ने या एक जो पोस्ट इंडस्ट्रियल कल्चर है उसने कब्जा कर लिया है। और ये जो मजेदार बात है कि संस्कृति के विकास में हम भले ही अलग अलग हो, बंगाल अलग हो, हिंदी भाषी क्षेत्र पिछड़े हुए हो, लेकिन उपभोक्तावाद में सब बराबर है। इसलिए ऐसा मत समझिए कि हिंदी में ही किताबों से व्यक्ति पैदा हो गई है, बांग्ला, मराठी सभी भाषाओं में किताबों से व्यक्ति पैदा हो गई है। अपनी भाषा की किताबें नहीं पढ़ना चाहते, अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं, विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाई करते हैं, विदेश जाते हैं। और एक जमाने में कहा जाता था कि बंगाली को अपनी मातृभाषा से बहुत प्रेम होता है। गीतांजलि या रविन्द्रनाथ की या शरचंद की कुछ किताबें ले जाएगा, लेकिन अब ऐसी बात नहीं। अब रविन्द्रनाथ, शरचंद उसके लिए भी वैसे ही ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं, जैसे कि हमारे अपने समाज के लिए प्रेमचंद या इवन विपिन खत्री को पढ़ने में मुझे अब भी आनंद आता है, लेकिन समाज में कहीं दिखाई नहीं पड़ता कि भाई विपिन खत्री का नाम बार बार सुनता हूँ, चंद्रकांता सरस्वती बड़ा रोचक उपन्यास था, तो लाओ पढ़े लेकर के। तो उत्सुकता जो है जिससे सारा ज्ञान पैदा होता है,
उत्सुकता जिससे सारा साहित्य पैदा होता है, उसका नितांत अभाव दिखाई पड़ रहा है। और इस वजह से पुस्तक संस्कृति हमारे यहाँ एक तो आर्थिक अभाव है, औद्योगिक विकास हुआ नहीं। तो आप ध्यान दें कि अंग्रेजों से जो विद्रोह किया था 1857 में, वो मुख्यतः हिंदी भाषी लोग थे, अवध के लोग थे, और इसलिए अंग्रेजों ने विशेष रूप से ध्यान रखा कि इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास न होने पाए। कारखाने बंगाल में लगाए, मद्रास में लगाए, मुंबई में लगाए, बाहर लगाए, लेकिन जो भारत का हार्ट लाइन था, हृदय प्रदेश था, उसमें उन्होंने कोई औद्योगिक विकास नहीं किया। जिसका और बात की कांग्रेसी लोगों ने की या दूसरे दलों के लोगों ने भी इस परंपरा को कमोबेश बनाया। तो पुस्तक संस्कृति के बारे में जब हम विचार करते हैं तो हमें लगता है कि एक व्यापक सांस्कृतिक समस्या का ये अंग है। ये केवल एक छोटी सी चीज नहीं है, एक पूरे परिवेश की, पूरे सांस्कृतिक परिदृश्य की समस्या का ये एक अंग है। और इससे हमें नहीं घबराना चाहिए कि हाथ की लिखी या प्रेस में छपी किताबें कम हो जाएंगी भविष्य में। आप जानते हैं कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को प्रिंट करना बंद कर दिया है, अब वो केवल डिजिटल एडिशन में उपलब्ध है, क्योंकि 36 खंडों में या जितने भी खंडों में हो, मोटे मोटे जिलों में छापना और उसके बाद उसको बेचना, और जो गृहीता है, पाठक है, उसके लिए उसको स्टोर करना। 2 बेडरूम के 3 बेडरूम के फ्लैट में इतनी जगह नहीं होती है कि ब्रिटानिया को हम कहीं सजा सके। तो जीवन शैली की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार कल्चर बदलता है। इसलिए पुस्तक संस्कृति अगर खत्म हो जाती है और ऑडियो विजुअल मीडियम से चीज़ें आती हैं या अन्य माध्यमों से चीज़ें आती है, तो इसे मेरे ख्याल से घबराने की कोई बात नहीं है। अब देखिए, पुस्तक का विकास देखिए, हस्तलिखित किताबें होती थी, तुलसीदास से या ऐसी की किताबें लोग हाथ से कॉपी करते थे। उसके बाद हैंडसेट मशीन आया, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने हैंडसेट, एक एक अक्षर मोती की तरह चुनते थे और वो भी अक्षर उल्टे होते, और जो है उल्टा है, लेकिन वो कंपोजिशन समझ जाता था कि क कहाँ है, ख कहाँ है, आदत से लगाने लगा। उसमें जो लोग प्रेस में काम करते थे उनका हाथ काला हो जाता था, क्योंकि स्याही चारों तरफ। उसके बाद मोनो मशीन आई, लाइनो मशीन आई, उससे कुछ ज़्यादा साफ अखबार छपने लगे, पत्रिकाएँ साफ छपने लगी, किताबें भी साफ छपने लगी। उसके बाद कंप्यूटराइज, आप किसे कलाकृति कहेंगे? हाथ से लिखी हुई किताब को कलाकृति कहेंगे या कंप्यूटराइज जो किताब है उसको कलाकृति कहेंगे? किसे पढ़ने में सुविधा होगी? क्योंकि हस्तलिपि सबकी एक जैसी नहीं हो सकती है। कोई टेढ़ा लिखेगा, कोई बांका लिखेगा, इधर ले जाएगा, छोटी छोटी मात्रा इधर ले जाएगा, बड़ी मात्रा। लेकिन कंप्यूटर से जो पेन निकलेगा वो समरूप होगा, एक जैसा होगा। तो इसमें पढ़ने में दिक्कत न्यूनतम होगी, सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा। एक आदमी की हैंडराइटिंग 3 या 2-3 तरह की हो सकती है। हमारे पास 100, 150, 200 फॉन्ट उपलब्ध हैं, उनमें हम उसको छाप सकते हैं। तो विविधता आई है इसकी वजह से। तो जैसे हस्तलिखित प्रति से हम कंप्यूटराइज किताब तक पहुँचे, वैसे ही अगर हम छपी हुई किताब से ऑडियो विजुअल मीडियम तक पहुँचते हैं, तो ये कोई खेद की बात नहीं है। इसमें कोई लॉस नहीं होता है, बल्कि फायदा होता है। फायदा तो इसलिए होता है कि जैसे कुछ किताबों के बारे में हम लोग कहते हैं कि ये किताब पेड़ ही रहती तो अच्छा था, पेड़ काट के जो किताब बनाई थी, पेड़ के रूप में ये किताब शोभा देती, किताब बनना इसका नियत। ऐसी हिंदी में कम से कम आधी से ज़्यादा किताबें ऐसी लिखी जा रही है जो पेड़ ही रहती तो ठीक था। तो पेड़ की कटाई एक तरफ जोड़ी थी, और ऑडियो विजुअल मीडियम में कितना सा मेटल लगता है, सामान कितना कम लगता है, और उसमें स्टोर ज़्यादा कर सकते हैं। और एक और आप सुविधा की बात सोचिए कि गोदान आप पढ़ रहे हैं, मेरा जैसे कहा जब पन्ना पलटते हैं तो रोमांच होता है,
या किताब के सामने रहते हैं तो रोमांच होता है, लेकिन इससे अधिक रोमांच तब होगा जब आप बेड पर लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं, आँख मूंदे हुए हैं और एक मधुर आवाज़ में, पुरुष या स्त्री की आवाज़ में कोई उदाहरण पढ़ के आपको सुना रहा है। उसमें आप पॉज भी कर सकते हैं, रुक भी सकते हैं, किसी पैरा को दोबारा भी सुन सकते हैं, उसके अर्थों के बारे में विचार कर सकते हैं। तो संस्कृतियों का विकास होता है, ह्रास नहीं होता है, आगे चीज़ें आगे बढ़ती है, पीछे नहीं लौटती है। और दूसरी बात जो है, ये जो पाठक की अपेक्षा, पाठक की अपेक्षा, तो ये भी एक नई चीज़ है। नई चीज़ है इसलिए कि पाठक की अपेक्षा का संबंध बाजार से है, किताब के मार्केट से है। जब तक किताब का मार्केट नहीं बना था तब तक पाठक की अपेक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। सूरदास से हम क्या अपेक्षा करें या कबीरदास से हम क्या अपेक्षा करें, यह आप पर निर्भर नहीं था, कभी पर निर्भर था कि वो क्या सुनाएगा या क्या लिखेगा। कभी पाठक का मोहताज नहीं था, पाठक की इच्छा अनुसार नहीं चलता था, अपनी इच्छा अनुसार चलता था। और जो वास्तविक रचनाकार है वास्तव में वो अराजक होता ही है, उसकी अपनी एक व्यवस्था होती है, उस अराजकता के अंदर एक शासन होता है, अनुशासन होता है, लेकिन फिर भी वो स्वतंत्र होता है। और ये बात पदार्थ के या दुनिया के लेवल पर भी सही है। दुनिया में हम एक तरह का अनुशासन देखते हैं, लेकिन बहुत बारीकी में जाए तो जो इलेक्ट्रिकल पार्टिकल्स हैं उनमें अराजकता है, कौन बाएं जाएगा कौन दाएं जाएगा इसका कोई नियम नहीं, अपने मन से नृत्य करते हैं हम लोग। तो पाठक की जो अपेक्षा है इसलिए पैदा हुई है कि हमें ऐसा उपन्यास दो जिसमें हमको खूब मजा आए, रोमांच हो, जिसमें कुछ रहस्य की बात हो, जिसमें डायलॉग अच्छे हो, जिसमें नायिकाएं सुंदर हो। इस तरह की अपेक्षा नहीं पैदा हुई है। ये उपभोक्ता संस्कृति की देन है, इसमें उपभोक्ता नई चीज़ों से कुछ उम्मीद करता है कि हमें ऊपर ऐसा मिलना चाहिए, हमें फ्री ऐसा मिलना चाहिए, हमें वो ऐसा मिलना चाहिए। तो अपेक्षा जो है बेशक पाठक की अपेक्षा होती है, और हम जानते हैं कि लेखक भले ही स्वांतः सुखाय लिखता हो, लेकिन स्वांतः सुखाय लिखने में भी वह पूर्णतः अराजक नहीं हो सकता है, क्योंकि लिख करके अगर अपने कमरे में किसी बक्से में डालता है तो इसमें उसकी क्या सार्थकता है। हर लेखक को पाठक चाहिए, हर लेखक को पाठक चाहिए, तभी वो जो चक्र है, रचना का जो चक्र है वो पूरा होता है। जिसको पाठक नहीं मिला उस रचना को आप या तो वो कुमारी कहिए, चिर कुमारी कहिए, या जो कहना हो कह दीजिए, उसका कोई वो नहीं है, कोई उसकी तृप्ति नहीं होगी, वो मैंने एक प्रतीक्षित अवस्था में है। तो पाठक की अपेक्षा जो है एक इंडस्ट्रियल कल्चर की देन है, और जैसा कि हमने कहा कि पुस्तक संस्कृति भी इंडस्ट्रियल कल्चर की देन है, तो वैसे ही पाठक की अपेक्षा इसी कल्चर से पैदा हुई है। और पाठक क्रिएट्स डिमांड ऑन द राइटर, पाठक जो है राइटर से डिमांड पैदा करता है, जैसे उपभोक्ता मैन्युफैक्चरर पर डिमांड पैदा करता है। लेखन में और उत्पादन में अंतर है। मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस करता है, उत्पादन करता है, लेखक उत्पादन नहीं करता है। हालांकि आजकल भाषा के नए खेल में इसको भी उत्पाद कहते हैं, लेखन का उत्पाद, सांस्कृतिक उत्पाद वगैरह, इस तरह की भाषा चल पड़ी है। और एक बड़े मार्मिक अर्थ में कहा जाए तो वास्तव में उत्पाद ही है। जैसे बड़ी इमेज बनाता है उसका उत्पाद है, वैसे ही अगर पेपाल जी ने निबंध लिखा तो ये उनका उत्पाद है। तो उत्पाद होने में उस तरह से कोई हर्ज नहीं है, लेकिन लेखक अंततः तो निरंकुश होता है। संस्कृत में सूक्ति भी है, कविया निरंकुशा, कवि निरंकुश होता है। कवि, लेखक, साहित्यकार, जितने भी क्रिएटिव लोग हैं, जितने भी रचनाकार लोग हैं, उनके अंदर का एक अनुशासन होता होगा, लेकिन बाहर से तो वो अराजक ही दिखाई पड़ते हैं, और इस अराजकता से ही रचनाशीलता पैदा होती है। अगर बांध दिया जाए, जैसे समस्या पूर्ति में बांध दिया जाता है, इस समस्या पूर्ति में आपको कहाँ नहीं आना चाहिए,
बहन है, सहन है, रहन है, अंत में कहानी है। तो ये बांध दिया आपने, तो अच्छी रचना इसमें हो नहीं सकती। उसको स्वतंत्र छोड़ दीजिए, फिर देखिए क्या रचता है। लेकिन रचने की भी एक सीमा होती है, क्योंकि कभी भी आखिर एक सामाजिक प्राणी होता है, समाज में ही रहता है, तो जो लिखता है उसको पढ़ने वाले समाज में ही होते हैं। जैसे मैं तुलसीदास का उदाहरण लेता हूँ। तुलसीदास संस्कृत के बहुत ही अगाध विद्वान थे और रामचरितमानस में जगह जगह अपनी विद्वत्ता दिखाई दी है। संस्कृत में छंद उन्होंने रचे, बहुत चुस्त और अच्छे चल रहे हैं। तो वो चाहते तो संस्कृत में रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण के बाद एक और तुलसी रामायण लिख करके अमर हो सकते थे, या विद्वानों के बीच, बड़े बड़े पंडितों के बीच यश प्राप्त कर सकते थे। लेकिन ये उनका लक्ष्य नहीं था कि हम कालिदास, भगवती और मानवटी की परंपरा में गिने जाएं और उनको 10 लोग पहचाने, 90 लोग ना पहचाने। ये उनका लक्ष्य था ही नहीं। इसलिए कि उनका लक्ष्य था राम की भक्ति को, अपने राम को जन जन तक पहुंचाना, जो संस्कृत में संभव नहीं था, वो अवधि में ही संभव था। तो जब कवि का लक्ष्य या साहित्यकार का लक्ष्य नितांत सामाजिक होता है, तब उसका जो अंतर सुखाय है वो भी सामाजिक सुखाय है। एक तरफ तुलसीदास कहते हैं कि स्वांतः सुखाय में लिख रहा हूँ, दूसरी ओर ये भी कहते हैं कि कविता वो है सुरसई सब कर हित हुई, गंगा के समान जिससे सबका भला होता है, सबका भला हो और स्वांतः सुखाय, इन दोनों के बीच द्वंद्वात्मकता दिखाई पड़ती है, लेकिन वास्तव में है नहीं, क्योंकि पाठक भी उसी परिस्थिति का अंग है जिस परिस्थिति में लेखक पैदा होता है। लेखक को सत्य की खोज होती है, उस सत्य में झूठ भी मिला हो सकता है, कल्पना भी मिली हो सकती है, लेकिन वो झूठ या कल्पना नहीं है, सत्य को ही सामने लाने का एक तरीका है। तो लेखक को सत्य की खोज होती है, लेखक को नएपन की खोज होती है। रीतिकालीन कविता क्यों खत्म हो गई? क्योंकि उसमें अच्छा से अच्छा गढ़ हो तब भी बासी लगता था, तब नहीं लगता था। भारतीय की कविता में कोई ज़्यादा कोई कवित्व हो या कोई बहुत ऊंची साहित्यिकता हो, ऐसा नहीं लगता हो, फिर भी उसमें नवीनता दिखाई पड़ेगी। आज वो नवीनता नहीं दिखाई पड़ेगी भारतीय की कविता में। तो नया खोजना, नए से नया पैदा करना और ट्रुथ को, सत्य को साक्षात्कार करना, उसका साक्षात्कार करना, क्योंकि पाठक भी यही चाहता है, सत्य का साक्षात्कार करना। पाठक को भी सत्य चाहिए। अगर पाठक इतना सक्षम है कि सत्य को खोज सके, तो उसे लेकर की कोई जरूरत नहीं। जैसे महापंडितों में आपस में एक दूसरे को कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये भी पंडित, वो भी पंडित है, ये भी सत्य को जानता है, वो भी सत्य को जानता है, तो क्या बातचीत होगी आपस में। तो पाठक भी अगर वो हो जाए, सत्य के संधान में सक्षम हो जाए, तो उसे भी लेखक की जरूरत नहीं हो सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यह लेखक ही जो सत्य का संधान कर सकता है और उसे अपनी कल्पना से, अपनी भाषा भंगिमा से नए रूप में पेश कर सकता है। ये लेखक की सतत शाश्वत विशेषता है। तो इस विशेषता की जरूरत समाज को, हर समाज को पड़ती है। लेकिन समस्या ये है कि समाज कैसे होते, समाज कैसा है, समाज कैसा होता जा रहा है। जैसा कि हमने कहा कि एक जमाने में पुस्तक संस्कृति नहीं थी, किताबों की कोई वो नहीं था, प्रसार नहीं था। 150 लोग, 200 लोग किताब पढ़ते थे, आनंद लेते थे। मुझे लगता है कि शायद वही समय फिर दुनिया में आ रहा है। लोगों को किताबों की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे जन सामान्य की रुचियाँ, वो जो कहा गया है ना कि खाओ पियो मौज मनाओ, एक ई ड्रिंक वाला जो है, कुछ उस तरह का कल्चर जिसको आप उपभोक्तावाद कहते हैं, और आगे और जो बढ़ने वाला है, तरह तरह के उपभोग के नए नए तरीके, उपभोग के नए नए सामान आने वाले हैं। तो वो जो समय आ रहा है, उसमें अपने को रिफाइन करने का, अपने को ऊंचे स्तर पर ले जाने का,
अपने को अधिक मनुष्य बनाने का ये जो चुनौती रही है सभ्यता में, वो चुनौती अब खत्म होने वाली है। और दार्शनिक स्तर पर देखा जाए तो वास्तव में ये चुनौती एक सभ्यता का वह है, अंतरिम चुनौती है। जैसे पशु बिछड़ते हैं वैसे मनुष्य भी बिछड़े तो क्या है, हम में रहेंगे सबको, अगर खाने पीने का अभाव नहीं है, सामान का अभाव नहीं है, मशीनें खूब उत्पादन कर रही है, तो लोग बिछड़ेंगे, आनंद से रहेंगे, क्योंकि लोग जैसे रहते थे। तो कुछ हितवाद टाइप का भविष्य हमको दिखाई पड़ रहा है, जिसकी एक झांकी हम अपने देश में युवा पीढ़ी के जीवन में देखते हैं। तो किताब का जहाँ तक और पाठक की अपेक्षा है, जहाँ तक सवाल है, मैं इतनी ही बातें कहूँगा और सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजकिशोर जी ने एक ऐसे नए समाज की और हमें हमारा ध्यान दिलाया है कि मतलब बहुत डर लग गया है, खास तौर से जब आप एक साहित्यिक संस्थान में हो, जहाँ जिसका मूल काम ही पुस्तक प्रकाशित करना और लोगों तक सुरुचि विकसित करने का जिसका जिम्मा हो, वहाँ से एक घबराहट बनना स्वाभाविक है। मैं चूंकि कुछ बड़े महत्वपूर्ण सवाल राजकिशोर जी ने उठाए हैं और मैं इस विषय के विशेषज्ञ सुधीर पचौरी जी से निवेदन करता हूँ कि कृपया नहीं, ये बहुत अच्छा वक्तव्य दिया है राजकिशोर जी ने, और प्रेमपाल जी ने कुछ पहलू उठाए थे, मीरा जी ने भी। मैंने बहुत सारी बातें, चिंता की बातें ज्यादा हैं। चिंता भी कोई उस तरह से राजकिशोर जी ने अपनी शैली में ही चिंता को रखा है, के बाद में उसको थोड़ा हल्का करने की भी कोशिश की है। कुछ बातें मतलब कि हम दो तरह से चीज़ों को देख सकते हैं। एक तो ये डूम्स की तरह से कि एक प्रलय है जो कि खत्म होने जा रही है। एक ये है कि अगर प्रलय है तो इसे भी देख लेते हैं कि कैसे खत्म होती है, ठीक है। एक तो ये प्रलय है और हम प्रलय में हिस्से होकर के खुद भी कर जा रहे हैं कि ये भी थोड़ा देख लेते हैं, इसमें भी तय करके, क्या पता है प्रलय ना हो, कुछ और ही हो। तो एक संदेह के साथ मैं बातचीत शुरू करूंगा। और मेरे दिमाग में जो बात राजकिशोर ने बड़ी महत्वपूर्ण कही कि पाठक नामक तत्व क्या है, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से उन चीजों को बताया। लेकिन मैं थोड़ा कुछ और सोच रहा था, ये प्रकाशक तत्व क्या है, आइडिया ऑफ पब्लिशिंग क्या है, खासकर हिंदी में क्या है। जो पुस्तक संस्कृति, उसके जो आइडियल एस्पेक्ट्स थे वो तो तमाम साथियों ने बताया, राजकिशोर जी ने बहुत अच्छे ढंग से बताया, मैंने जो हम फील करते हैं। लेकिन यथार्थ है वो क्या है कि प्रकाशक संपन्न होता जाता है, लेखक उतना संपन्न नहीं हो पाता। तो पुस्तक का संपन्नता से कोई ताल्लुक तो नहीं, कुछ संपन्न हो और विपन्नता से भी कोई ताल्लुक नहीं। कॉपीराइट का ताल्लुक है, रॉयल्टी का ताल्लुक है, तमाम दुनिया भर की चीजें हैं जिनके बारे में जाएंगे तो एक एक पहलू लंबा लंबा जाता है। मैं दो तीन चीजें कहना चाहूंगा जो शायद हमें ये बताएं कि उतना हाल खराब नहीं है जितना कि दिखता है। हम चूंकि अच्छा चाहते हैं तो वो अच्छा नहीं है, मगर जिसे कहते हैं अगर नेगेटिव में कहें कि कितना बुरा है तो वो 100% बुरा भी नहीं। तो एक कंपैरेटिव उसमें जो मेरे पास एक फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स का एक आंकड़ा है, श्री अशोक गुप्ता ने 2015 में फ्रैंकफर्ट के जो मेला हुआ पुस्तक का, उसमें डाटा देते हैं हिंदुस्तानी पब्लिशिंग इंडस्ट्री क्या कर रही है, चाइना की क्या कर रही है, रशिया की क्या कर रही है, सारी दुनिया भर अमेरिका की क्या कर रही है, वो सब डाटा इकट्ठा करके वॉल्यूम बनता है और उस वॉल्यूम को फिर दोबारा भेज दिया जाता है कि भाई आपका टारगेट इतना है, आपका टारगेट इतना है, आपका टारगेट। उसमें तमाम पुस्तकों के जितने भी स्वरूप हो सकते हैं, जो 2015 का है, तो तमाम तरह के स्वरूप भी हैं, जैसे डिजिटल बुक्स का है, ई बुक्स का है, फ्री लाइब्रेरीज की अवेलेबिलिटीज का है, तमाम चीजें हैं। एक रेशो भी बनाया उन्होंने पाठक का किताब से,
क्योंकि मैंने खोजने की कोशिश की कि हिंदी में कुछ मिल जाए तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन मुझे एक चीज़ से तसल्ली हुई कि जब तक हिंदी का पब्लिशर संपन्न हो रहा है तब तक लगता है कि किताब बिक रही है, हिंदी की किताब बिक रही है, उसका मुनाफा आ रहा है, भले वो एक तरफ जा रहा हो दूसरी तरफ न जा रहा हो, ये भिन्न बात है, ये अलग समस्या है। लेकिन उससे ये सिद्ध होता है कि हाँ कुछ ठीक ठीक चल रहा है, क्योंकि आज से पब्लिशर्स की संख्या ही अगर हम ले लें तो तकरीबन इस वक्त हमारे यहाँ 9000 पब्लिशर्स हैं, अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला तमाम 24 भाषाओं के अगर हम लगाएं। और ये श्री अशोक गुप्ता का डाटा है जो फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशिंग के चीफ थे, उन्होंने डाटा पेश किया। 9000 पब्लिशर्स हैं हमारे, विक्रेता कितने हैं? 21,000 विक्रेता है सभी भाषाओं का। अब उनको हो सकता है कि जो जैसे होता है ना अपने कंधे पर किताब लाद करके बेचने चले जाए कॉलेज में, वो शायद शामिल ना हो, जिनकी रजिस्टर्ड कंपनी हो शायद वही हो इसमें, और जो फुटकर इधर उधर फुटपाथ पर जैसे पार्टी स्ट्रीट पर कलकत्ते में बेचते हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, हजारों की संख्या में पार्टी स्ट्रीट पर दोनों तरफ चट्टा लगा लगा करके बेचते हैं। और दरियागंज में जो संडे के मार्केट में सुबह सुबह जो बेचते हैं वो भी एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो सेकेंड हैंड किताबें बेचते हैं। हो सकता है उनका आंकड़ा ना हो, जबकि ये मार्केट ज्यादा हो, क्योंकि यहाँ दिल्ली में पटरी बाजार में 3-4 ऐसी पटरियां ऐसी दुकानें होती हैं जो किताबों को भले उनमें धार्मिक साहित्य लिखता हो, किताब तो भी है। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स की संख्या 21,000 है। लेकिन उन्होंने एक चीज और बताई कि जो हमारा लिटरेसी रेट है, क्योंकि पाठक का मतलब पढ़ा लिखा आदमी, तो पाठक एक आइडिया क्या है पाठक का, ये थोड़ा सोचने की बात थी मेरे दिमाग में। बहुत अच्छे ढंग से अशोक जी ने रखी, प्रेमपाल जी ने रखी, मैडम ने रखी, और मैं इसको कुछ अपने ढंग से सोच गया। और मैं नहीं जानता कि वो कितना सही है, मगर थोड़ा कोशिश की। 74% आबादी हमारे यहाँ लिटरेट कही जा रही है सरकार के आंकड़े के अनुसार। अब उसमें अपना हस्ताक्षर करने वाले, डेली पेपर पढ़ने वाले, वो भी पाठक, वो किताब का पाठक नहीं लेकिन डेली पेपर का पाठक। और अब अगर हम मालूम करें तो हिंदी डेली के पाठकों की संख्या तमाम भाषाओं के पाठकों को मिला दीजिए तो सवाल है। प्रिंटेड पेपर की बात करूँ, किताब की बात नहीं करूँ, पुस्तक का मतलब मैं सीमित अर्थ में नहीं ले रहा हूँ, पाठक का अर्थ भी सीमित अर्थ में नहीं ले रहा हूँ। पाठक का मतलब है कि जो कुछ भी पढ़ता हो, तो पाठक, पढ़ने वाला, पाठ करने वाला, मीनिंग निकालने वाला, पाठक को जो उसमें से मीनिंग क्रिएट करता है। तो मैडम ने कहा कि जाहिर पाठक ही है जो मीनिंग देता है, जो रचनाकार को भी नहीं मालूम होता। और ये बात की थियरी, मिलिट्री थियरीज में ये थियरी रीडरली टेक्स्ट, वो टेक्स्ट जो पाठक की है, अब ऑथर की टेक्स्ट नहीं। और किताब अभी ऑथर तब तक जब तक कॉपीराइट ऑथर का लिखा रहता है, सी कॉपीराइट ऑथर, वो पाठक का नहीं है कॉपीराइट, वो एक तंत्र है पूरा का पूरा, इसके बारे में बात की है, बहुत अच्छी बात की है। तो ये जो पाठक है इसकी संख्या, अगर हम जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, अमर उजाला यानी पहले 10 बड़े अखबार लगाते हैं हिंदी के, तो उनकी संख्या बहुत बहुत है, करीब 12-13 करोड़ है, करीब 12-13 करोड़। इतनी संख्या सारे अंग्रेजी के अखबार मिला दीजिए तो नहीं, तमिल की नहीं, मलयाली की नहीं, बांग्ला की नहीं। अब ये एक चीज है जो पिछले, जिसे कहना चाहिए कि हम पोस्ट इमरजेंसी फिनोमेना जैसे हम कहते हैं, लीडरशिप, पढ़ने की ललक, जानकारी। अब ध्यान देने की बात है कि जिस तरह का समाज का विकास का लेवल है हमारे यहाँ, उसमें सामान्य सूचना, राजनीतिक सूचना, व्यावसायिक सूचना, खेल की सूचना, मनोरंजन की सूचना, हम सूचना ग्रहण करने वाले समाज शायद पहले चक्र में है। सूचना को नॉलेज में कन्वर्ट करने का जो उद्यम है, इंफॉर्मेशन से नॉलेज में चले जाने का, माने दर्शन में चले जाने का, ये दौर अभी नहीं है, क्योंकि शायद दरमियानी दौर है, हो सकता है ना भी।
हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो जाए इसमें, पूरी संभव, मगर हमें पॉजिटिव साइड भी देखना चाहिए कि ये संभव है, श्योर नहीं। तो सूचना ग्रहण करने वाला समाज हमारा बन रहा है। अब एक पाठक, मैंने इसीलिए अपनी टिप्पणी सोची थी कि कभी लिखूंगा, समय मिल गया, कि हमारे यहाँ पाठक अभी एक आइडिया घर है। पाठक एक अनडिफाइंड, अनिश्चित, एक ऐसा निर्गुण तत्व है, एक ऐसा सार्वभौमिक परिकल्पित तत्व है जो है तो, लेकिन जिसे मैं पकड़ नहीं सकता, जिसे मैं छू नहीं सकता, जिसका पता मैं नहीं पता कर सकता। ईश्वर की वो है, तो वो है तभी तो प्रकाशन चल रहा है, वो है तभी तो जागरण इतना ज्यादा दिख रहा है, वो है तभी तो हिंदुस्तान या दैनिक भास्कर इतना दिख रहा है, जगह जगह दिख रहा है, गाँव गाँव दिख रहा है। अब हो सकता है कल को ई फॉर्मेट में दिखने लगे, मैं और आप अखबार ना खरीदे, ई फॉर्मेट में देखें, लेकिन लोगों की अभी भूख है और पढ़ने का जो एक अपना सुख होता है, कागज की जो अपनी गंध होती है, स्याही की जो अपनी दुर्गंध होती है, वो सब मिलकर के पूरी कल्चर बनाती है। किताब के भीतर भी ताजा ताजा किताब में खुशबू आती है, इवन जिल्द में भी खुशबू आती है, खराब भले कपड़ों के लिए लेकर आती है। तो मेरा कहना यह है कि हम अभी सूचना से नॉलेज के तरफ छलांग लगाने की प्रक्रिया, पैर तो उठा हुआ है, लगी नहीं है। क्यों नहीं लगी, उसके विस्तार में हम न जाए, बहुत सी चीजें उस पर आ जाएंगी। एक दूसरा पहलू मेरे हिसाब से पाठक, कि इस पाठक के पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए किताब की, उसकी इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो एक 50 रुपए 100 रुपए की किताब खरीद सके, उसे रखने की, जैसा कि कहा है, कहीं दिखाल में, कहीं जगह में सुरक्षित, उसको जो उसकी शेल्फ लाइफ होती है किताब की, वो जगह हो, साथ में खाली समय हो। ध्यान दीजिए, पुस्तक की कल्चर जो मॉडर्न पीरियड में रेनेसां के दौर से बढ़ी यूरोप में, वो तब बढ़ी जब लोगों के पास में इनकम थी और खाली वक्त भी था। अभी एक नौजवान सुबह बीपीओ में किसी जगह नौकरी करता है, सुबह निकल जाता है और रात को 12 बजे लौटता है, उसके पास समय नहीं। यानी अभी हमारे समाज की प्रक्रिया, चाहे उत्तर हो चाहे दक्षिण, अब सबके लगभग एक जैसी स्थिति हो गई है कि उसके पास लेजर टाइम नहीं है, एफोर्डेबिलिटी और पैसा हो तो भी लेजर टाइम नहीं है। तो एक नई चीज पैदा हो गई है, ये जिसे हम स्मार्टफोन कह रहे हैं। आप आश्चर्य करेंगे, लगभग किताब का रूप बदल गया कि इसी स्मार्टफोन में आप गूगल स्टोर में जाइए और गूगल स्टोर में जाने के बाद में आपको जो चमत्कारी चीज मिलेगी वो ये है कि कम से कम इतनी फ्री बुक्स अवेलेबल हैं, ज्यादातर अंग्रेजी में, और ये चुनौती है हिंदी वालों के लिए कि अपनी किताबें में वो फ्री बुक्स के तौर पर डालते क्यों नहीं है। ये इतनी स्टेट्स है, 12 स्टेट्स है हिंदी भाषा, और उन पर हमारा कोई दबाव नहीं है। सबके पास में हिंदी के विकास प्रचार के लिए 100-200 करोड़ रुपए लौटा देते हैं कि वे डिजिटल लाइब्रेरीज कन्वर्ट करें, उनको फ्री अवेलेबल करा। आप देखिए, किंडल सॉफ्टवेयर है, ये सामान्य सॉफ्टवेयर 160 किताबें तो बच्चे के लिए अवेलेबल है, इनबिल्ट है उसमें प्रोग्राम पूरा का पूरा। प्लेनेट ई बुक्स है, यहाँ फ्री क्लासिक्स है, वर्ल्ड के क्लासिक्स फ्रीली अवेलेबल है, जितना चाहे पढ़ लीजिए। ऐसी गुड रीड्स, ये लार्जेस्ट साइट है रीडर्स के लिए फ्री पढ़ने के लिए, लाखों किताब। ऐसे ही मेनी बुक्स, 29,000 किताब अवेलेबल है। ऐसे प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग 50,000 बुक्स फ्रीली अवेलेबल है, बदल दी रखी है, इस पखवाड़े को छोड़ बदल गई, इस पखवाड़े को छोड़ बदल गई। ओपन एडिटेड लाइब्रेरी कैटलॉग, जो भी नई किताब पब्लिश होती है पश्चिम में, कारण देखिए ये बेसिकली नॉलेज इंडस्ट्री का सवाल है और नॉलेज इंपीरियलिज्म का सवाल है। हम जिस दौर में रह रहे हैं वो एक नॉलेज इंपीरियलिज्म
चुका है और आपको नॉलेज की स्वायत्तता बचाए रखने के लिए, स्वतंत्रता बचाए रखने के लिए फिर से चुनौती भी करनी है, दोनों बात करना है। उसका कैसे क्या रुपये में थोड़ा अगर मेरे पास 20-25 मिनट हो तो मैं बता सकता हूँ, कभी बताऊंगा। तो ये जो उन्होंने अपना सारा लिटरेचर डाला हुआ है और आप जो सबसे सस्ता और सबसे उम्दा और टिकाऊ, जो आपके दौड़ते भागते भी आपका साथी है, जिसमें आप टाइम भी देखते हैं, उसमें आप एक किताब पढ़ सकते हैं। उनकी किताब अवेलेबल है, मेरी किताब अवेलेबल नहीं। हिंदी की किताब की कितनी संख्या अवेलेबल है? भाई आप चले जाइए महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में, तो वहां कुछ किताबें मिल जाएंगी। अकादमी की वेबसाइट पर चलिए, शायद कुछ मिल जाए। मैं क्यों नहीं डालता हूं? ये अकादमी अपनी साइट बना करके किताबों को फ्रीली वहां भी अवेलेबल करा देती है। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, हाँ, मैं वही कह रहा हूं, अगर ये करा दे तो दुनिया जो मान लो अमेरिका में बैठा हुआ कोई नौजवान है, कैलिफोर्निया में किसी गांव में बैठा हुआ कोई नौजवान चाहे तो इसको देख सकता है। ये नॉलेज की फाइट है इस पर। ये जो दौर है हमारा, वो ज्ञान के युद्ध का दौर है, पैसे के युद्ध का या जमीन के युद्ध का नहीं रहा। जिसका एक बहुत मामूली एलिमेंट हो सकता है कि जो मेरी नॉलेज है मैं उसका प्रोडक्शन कैसे करता हूं, उसे अवेलेबल कैसे कराता हूं। कल को मैं उसको फीस लगाता हूं, जब ज्यादा बढ़ जाए उसकी डिमांड, मैं उसको फीस लगाता हूं। दुनिया पढ़ना चाहती है हिंदुस्तान, दुनिया पढ़ना चाहती है हिंदुस्तान, उसकी विविधता के बारे में बात करती रहती है। तो एक तो ये चाहिए, और अगर ये गोष्ठी ये संकल्प करे कि भाई हम डिमांड करें कि जो कॉपीराइट फ्री है वो ही डाल दो। अरे बाबा, प्रेमचंद कॉपीराइट फ्री होगा, गांधी कॉपीराइट अवेलेबल है दुनिया भर के लिए, भाई देख लो, देखना चाहे पढ़ो। यार मेरे पास में यहाँ गांधी को देखना चाहूं तो नहीं है, क्यों नहीं है? मैं प्रेमचंद को पढ़ना चाहूं उसमें तो नहीं, मैं नहीं हो सकता खरीद नहीं पाऊं। जो स्पेस की बात बताई, किसी के घर में इतना स्पेस नहीं, किताबें नहीं आती उन पर सजाने संवारने और नहीं होता। तो या तो कोई कॉमन जगह हो, कोई गलत टाइगर समझे। मेरा कहना यह है कि ये ज्ञान की लड़ाई का युग है, और किताब की संरक्षा या किताब की अवेलेबिलिटी करना या किताब को लिखना या उसको वैल्यू देना या पाठक के बारे में सोचना, ये तमाम उस लड़ाई का हिस्सा। ये मामूली बात नहीं है। मैं इसको मैं यहीं से मैं आपको एक इंटरव्यू की थोड़ी सी एक नमूना दिखाता हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक जगह है जहाँ किताबों की सिर्फ फोटोकॉपी होती है, सैकड़ों फोटोकॉपी हमेशा लगी होती है। और विज्ञान की जितनी किताबें हैं, सोशल साइंस की जितनी किताबें हैं, उनका जखीरा कहाँ बनता है? अमेरिका, यूरोप में। ऑक्सफोर्ड की होंगी, पियर्सन की होंगी, रैंडम्स होंगी। ये वे कंपनियां हैं, खासकर रैंडम्स और पियर्सन, जो दुनिया भर की बुक पब्लिकेशन से लेकर के सिनेमा हॉल से लेकर के केबल टेलीविजन से लेकर के हर चीज पर अपना कब्जा रखती है। मामूली बात नहीं है। ये डिज्नी होगी, इनकी सब्सिडरीज होंगी। अब उनकी किताब है, एक मान लीजिए मास कम्युनिकेशन का, या एक मान लीजिए इकोनॉमिक्स की कोई किताब है, मैनेजमेंट की कोई किताब है, और उस किताब का दाम है $50। बच्चा आया बिहार से, $50 कहां से है? उसके बाद नहीं, वर्चुअली नहीं। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। हमारे पास क्या, हम नॉलेज के भूखे हैं, हम नॉलेज जानना तो चाहते हैं। उसी अमेरिका को हम पछाड़ना चाहते हैं, उसी की नॉलेज से, जैसे कि इंग्लैंड की नॉलेज से इंग्लैंड को पछाड़ा। सारे बैरिस्टर करके आते तो यहाँ से मारते थे। सो एक तरह से रिवर्सल की लड़ाई जो चल रही है, उसको हम क्या किया कि सीधा चला गया एक बड़ा भारी प्रिंटर, कोर्ट के जो फोटोकॉपी की जा रही है किताब, ये इलीगल है। तो बच्चे बंद, किताब कहां से है? सो आपको फोर्स किया जाता है कि $50 दियो तो MBA की ये किताब पढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ सकते। यहां तक है ये दबाव।
अरे साहब नहीं नहीं नहीं, अभी तक नहीं लटका हुआ है, मैं चूंकि इससे आगे नहीं बोल रहा, ये केस चल रहा है। इस केस के होने, ये हम जीत गए तो भी हार गए तो भी एक मतलब तो है कि जिसने अपनी नॉलेज प्रोडक्शन की, वो उस नॉलेज की कीमत किए बिना आपको एक संस्करण नहीं देना चाहिए, एक संस्करण नहीं देना चाहिए। प्रश्न ये है कि हम इसे कैसे डील करें, कैसे। तो मेरा कहना है कि हम अपनी नॉलेज को उतना बराबर लाएं, जो प्राचीन ज्ञान है उसको भी इकट्ठा करें और उसकी चुनौती भी दें और नया ज्ञान भी दें। हम अब तक जो ज्ञान आ रहा है बाहर से आ रहा है, आप चले जाइए दुनिया की हर लाइब्रेरी में, हिंदुस्तान की में, आपको जितना अंग्रेजी किताब मिलेगा वो सारा का सारा अमेरिकन यूरोपियन मिलेगा। हिंदुस्तान को कोई पूछता अंग्रेजी का लेखक इंग्लैंड में नहीं पूछा जाता, माफ कर, विक्रम सेठ का कोई रेफरेंस हेरोल्ड ब्रूक नहीं देता है, नहीं देता है, नस्लवाद भी उसमें काम कर रहा है। तो मेरा कहना यह है कि ये एक फिनोमिना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्ञान के युद्ध में हम इसे ज्ञान के युद्ध का हिस्सा माने। किताब की संस्कृति यहाँ आ गई है लड़ाई, और वे अपनी कीमत मानते हैं, हमारे पास कोई उत्तर नहीं कैसे टैकल करें। अगर पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो जाए तो उनकी कोई ताकत नहीं जो मना करते हैं, फोटोकॉपी हो, खुलेगा हो और किताब में हो, या उसके पैरेलल एक किताब बनाता हूं, किसने मना किया था? देखिए कॉपीराइट एक्ट वही लागू होता है, वो बाधा है, लेकिन उसको भी आप ठान सकते हो अगर आप चाहो, कितनी ताकत है। अगर मोदी जी बाहर जाते तो करार ये क्यों नहीं करते? हमारी तरफ से वो रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं जाता है? अरे साहब नॉलेज पर बंधन आ रहा है, जरा बात कीजिए उनसे। देखिए ये सारी चीजें जुड़ी हुई है एक दूसरे, जो एक बात और इससे निकलती है। इन्फोसिस के मालिक कौन है? 500 यानी कितने करोड़ डॉलर अमेरिका की कुछ यूनिवर्सिटीज की कुछ पीठ को दे दिए, जिनमें से एक बड़े संस्कृत के विद्वान हैं शेल्डन, पोलक शेल्डन। वे हमारे क्लासिक्स को ट्रांसलेट कर रहे हैं अंग्रेजी में। रिक्त किसका? भारत। रिक्त यानी खजाना किसका? आपका। एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इन्फोसिस ये दिखाते हुए कि मैं भारतीय संस्कृति का कितना पक्षधर हूं, पैसा दे रहा है शेल्डन पोलक को, वो ट्रांसलेट कर रहा है। यहां ट्रांसलेटर भी मर गया या कुछ नहीं होता, और मीडिया उसकी जय कर रहा है। मैं अंध भारतीय देशभक्त नहीं हूं, माफ कीजिए, मैं अंध देशभक्त नहीं हूं। हर चीज भारतीय महान है, मैं नहीं मानता। मगर ये क्या हो रहा है? अरे उसका कॉपीराइट फ्री था, ना तो मोतीलाल बनारसीदास ने इस पर दम लगाया, ना भारत की जो संस्थान है बड़े बड़े उन्होंने दम लगाया। किसने मना किया? अरे इतना तो हमारी कल्चर मिनिस्ट्री का पान तंबाकू होगा 500 करोड़ रुपए। पॉइंट क्या है कि आप अपने पुस्तक से, अपने नॉलेज से ही बेगाने हैं। एक समस्या यहां है, मैं बेगाना हूं, मैं अपने से ही बेगाना हूं, मैं उसके प्रति क्रिटिकल भी होऊंगा, वेद में छापूंगा, लेकिन वेद के प्रति क्रिटिकल भी होऊंगा मैं। लेकिन कौन मना करता है? आर्य समाज में छापा, संस्कृत में छापा, अंग्रेजी में छापो, उसको और मेहनत करा कर और अच्छा छापो। मेरा कहना यह है कि नॉलेज की जो फाइट है उसमें उसका चूंकि हमें अभी एहसास नहीं है, इसलिए हम इन चीजों को बहुत लोकलाइज और छोटे छोटे पुड़ियों की तरह से देख रहे हैं। मैं आता हूं इस बीच पे, पाठक क्या है। हिंदी में आशीष त्रिपाठी, ये जो जिसके अंग्रेजी में महाभारत, अमीश त्रिपाठी ने जो तैयार की, तो उसका कहना यह था कि मैं बहुत घूमता था और अक्सर लोगों में जिज्ञासा होती थी, कोई महाभारत क्या है, रामायण क्या है, बताना। जिज्ञासा होती थी।
मुझे अंदाजा था कि मार्केट है इसका अवेलेबल, तो मैंने लिख डाला और मार्केट अवेलेबल हो गया। क्या हिंदी या अंग्रेजी पब्लिशर हिंदुस्तान के किसी किताब को छापने से पहले सर्वे करते हैं कि हमारे पाठकों की अभिरुचियां क्या क्या हैं, व्हाट दे वांट? अरे आमिर खान पिक्चर शुरू करने से पहले सर्वे कराता है कि इस वक्त युवाओं की रुचियां क्या है, क्या डिमांड कर रहे हैं, और हर पिक्चर हिट करता है, 200 करोड़ रुपए कमा लेता है, 300 करोड़ रुपए कमा लेता है। और हमारे यहाँ पुस्तक इंडस्ट्री है और कितनी बड़ी है, आप देखिए ये इकोनॉमिक टाइम्स में छपा हुआ आंकड़ा है 2015 का, 1 दिसंबर 2015 का। इंडियन बुक मार्केट है 261 बिलियन का, 261 अरब रुपए का पुस्तक बाजार है भारत में, और ये हो जाएगा 2020 तक जाते जाते 739 बिलियन हो जाएगा, ये प्रेडिक्शन। एक और प्रेडिक्शन था, आंकड़ा था PwC प्राइस वाटर हाउस कूपर जो अकाउंट्स कंपनी है, जो काउंसिल कंसल्टेंट्स है फाइनेंस के, बहुत बड़ी कंपनी है, भारत में भी है उसकी शाखा। इंडियन बुक मार्केट के बारे में उनका कहना यह था कि 2015 में 14,000 करोड़ रुपए का बाजार है, इनमें 9,000 करोड़ तो एजुकेशन से ताल्लुक रखने वाली किताबें हैं, प्रोफेशनल से एजुकेशन से ताल्लुक रखने, मेडिकल की किताबें हैं, मैनेजमेंट की किताबें हैं, इंजीनियरिंग की किताबें हैं, IAS की किताबें हैं, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, शिक्षा है, NCERT की किताब है, हायर सेकेंडरी की किताबें हैं, इन सब का टोटल मार्केट का जो कॉस्ट है वो है 9,000 करोड़, और 4,000 करोड़ वो है जो कंज्यूमर ओरिएंटेड है। मतलब जो मुझे अच्छी लगी समझ लेंगे, मुझे मेडिकल पसंद है तो मैंने आरोग्य निकेतन से एक किताब ले ली, मुझे ज्योतिष पसंद है तो मैंने ज्योतिष ले ली, कंज्यूमर ड्रिवन। एक है इंस्टीट्यूशन ड्रिवन कि इंजीनियरिंग के बच्चों को चाहिए तो एक सेगमेंट है, इंजीनियर वालों को इतनी किताबें हैं, मेडिकल वालों को इतनी किताबें हैं, साइंस वालों को इतनी किताबें, सोशल साइंसेस की इतनी किताब, ये एजुकेशन की होती है। एक होता है सामान्य ज्ञान की किताब, सामान्य अभिरुचियों की किताब, उस पर लिटरेचर की किताब भी आ गई, ये है 4,000 करोड़ रुपए का मार्केट। केवल प्रकाशक की भूमिका और उस पर जो खर्चा हो रहा है, जो आप बता रहे हैं, क्या लेखक की भी कोई भूमिका है तो पाठक तक अपनी रचना को? देखिए अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो बुक इंडस्ट्री है, जो पुस्तक इंडस्ट्री है हिंदुस्तान में, उसके रेमिफिकेशन, उसका जो पूरी व्याप्ति है, आकार प्रकार है, वो क्या है, यानी ये बढ़ा है, ध्यान दीजिए, घटा नहीं है, बढ़ा। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि भारत का जो पब्लिकेशन उद्योग 6 नंबर का दुनिया में, 6 नंबर आता है वहां। तो ऐसा नहीं है, बाहर के लोग भी यहाँ आकर छपा रहे किताबें। ये जो पाठक का आइडिया है, अगर मैं इसे फिक्स करना चाहूँ तो कोई सर्वे नहीं है ना, तो देखिए हमारे राइटिंग कैसे होती है, मैं ऑथर और पाठक की बात कर रहा हूँ। ऑथर है, जैसा कि कहा, निरंकुश है, अपना स्वामी आप है, जो रुचि आई वो, लेकिन ये रचनाकार है, क्रिएटिव राइटर की, जो नॉलेज प्रोड्यूसर राइटर है उसके लिए, कविता लिखने की है, कथाकार की है, कविता कहानीकार, अपनी रुचि कमा ले, जाहिर फिर भी उसको चिंता रहती है कि मेरी किताब बिके, इसके लिए वो एक ऐसा एरिया चुनता है जहां पर जरूरत होती है। अपने मनमर्द को मन का लड्डू नहीं खा सकता, उसे पॉपुलर लड्डू ही बनाना होता है, कुछ ना कुछ हो, चाहे एक सेगमेंट का हो, 5,000 का हो, 10,000 का हो, 9 लाख 2 लाख। दूसरा है नॉलेज प्रोड्यूसर का, और ध्यान दीजिए कि पिछले वर्षों में, पिछले 20-25 वर्षों में कौन सी पुस्तकें हैं जो सबसे ज्यादा बिकी हैं? सोशल साइंसेस की, पॉपुलर साइंसेस की किताबें बिकी हैं, इनमें दलित की पुस्तकें, दलित संबंधी विचार विमर्श की पुस्तकें, ये सबसे ज्यादा बिकी है। स्त्री विमर्श की पुस्तकें सर्वाधिक बिकी हैं, और जो नई थियरीज आई हैं, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, मेरी किताबें ठीक 4-5 संस्करण हो गए,
जो नई थियरीज पे लिखी किताबें थी, लोग हमने कुछ उदाहरण लेकर के लिखा, कोट करके लिखा हूँ, उदाहरण दिए होते। लोगों को भूख थी कि नई चीज का, तो ये जो नई की भूख है, ये पाठक की अपनी भूख होती है। हमेशा नया पाठक आता रहता है, पुरानी चीजें तो अवेलेबल है, भाई जरा नया क्या है, नया क्या है। मीडिया पर किताबें बहुत चली, कविता नहीं बिक रही, कविता नहीं छप रही, नहीं छप रही, कविता नहीं बिकती। तो कविता का जो कवि है वो इतना अपने अंदर बंद हो गया कि वो सिर्फ अपने लिए लिख रहा है। तो सोशलाइजेशन है लिटरेचर के भीतर अपना, वो जब तक नहीं आएगा, और उसके लिए मेरा कहना यह है कि ये पब्लिशर को, राइटर को बैठ कर, ये जेके रोलिंग जिसने ये हैरी पॉटर सीरीज लिखी, उसकी प्लानिंग क्या थी? वो पहले प्लान करते थे, सर्वे प्लान करते थे स्कूलों में जाकर कि बच्चों को क्या फैंटेसी चाहिए, और उस आधार पर वो किताब लिखती थी। उस किताब की समीक्षा होती थी, उसकी पहले प्री रीडिंग कराई जाती थी बच्चों को स्कूलों में जा करके, कि वो जरा देख लो कैसा है, अच्छा मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है। बच्चे इससे चिपक गए, चिपक गए। जब चिपकने लगे तो वही चीज प्रोड्यूस की, और फिर उसकी पब्लिसिटी पर जो पैसा खर्च किया पब्लिशर्स ने, उससे किताब दुनिया में एक फिनोमेना बन गई। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, लोकार्पण करा दिया, 3 आदमी बुलाए, लोकार्पण करा दिया, खबर छपा दी, मार्केटिंग है ही नहीं। अरे भाई ये पुस्तक कोई कमोडिटी की तरह से, जब वो है कमोडिटी, जब उसका पैसा है, खर्च होता है उसका, कोई चीज प्रोडक्शन है, वो है, उसका विचार जाहिर है कि प्रोडक्शन से वो कहीं ऊपर है। वो एक ऐसी चीज है स्थायी है, वो सामान्य साबुन नहीं है, वो सामान्य जूता नहीं, वो लगातार देता रहेगा, लेकिन है तो प्रोडक्शन। तो उसका पूरा गणित, यानी हमारी पब्लिशिंग इंडस्ट्री, खासकर हिंदी पब्लिशिंग इंडस्ट्री, प्रोफेशनली पब्लिशर के तौर पे काम नहीं करते। पब्लिक इंडस्ट्री जब इतना बड़ा मार्केट है, और राइटर भी एक प्रोफेशनल होने से बचता है। एक कवि बचे समझ में आता है, एक कथाकार बचे समझ में आता है, नाटककार बचे समझ में आता है, समीक्षक बचे समझ में आता है, लेकिन एक प्रोफेसर बचे कि एक पॉपुलर इकोनॉमिक्स की किताब लिखने से बचे, तो ये तो समझ में नहीं आता। इसके लिए उसे मेहनत करनी पड़ेगी। सैमुअलसन की किताब इकोनॉमिक्स की एकदम मिनिमम, हर बच्चे के लिए अनिवार्य किताब है, टेक्स्ट बुक है, और पता नहीं कितने 100 संस्करण उसके हो गए। नोबेल लॉरिएट था, उसने वो पॉपुलर किताब लिखी जो सब बच्चों की समझ में आती है, और मिनिमम बेसिक्स इकोनॉमिक्स के क्या है ये वो समझा देते हैं। हमारे यहाँ ये ट्रेडिशन खत्म हो गया, पहले चलता था ट्रेडिशन, हमारे यहाँ ट्रेडिशन खत्म हो गया, क्योंकि हमारी चिंता का विषय नहीं है। तो मेरा कहना है हर राइटर को अपना पाठक बनाना है, लेखक बनने से पहले ऑथर, रचना करनी ऑथर, और हर ऑथर को चाहिए अपने राइटर की एक चित्र बनाया जाए कि एग्जैक्टली कौन है। हम में से किसी को भी नहीं मालूम है कि मेरी किताब का पढ़ने वाला कौन है, हमने सोचेंगे, हम अपनी दुनिया में रहे। तो जब तक कि सीधा ताल्लुक नहीं होगा, डिमांड का सप्लाई से सीधा ताल्लुक नहीं होगा, तब तक आप यहाँ पुस्तक संस्कृति एज इंडस्ट्री हल नहीं सकती, फूल नहीं। उनको मालूम है कि हिंदुस्तान में इस बार कितने इंजीनियरिंग कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज हैं और कौन कौन सी किताबें चलेंगी, और वही किताबें छप जाती हैं हिंदुस्तान में और बिक जाती है। हमें नहीं मालूम है कि किस जगह कौन सी कविता चलेगी, कविता के बारे में तो मालूम नहीं हो सकता, लेकिन हमें यह तो मालूम होना चाहिए कि भारत में जाति व्यवस्था क्या है। इस पर रजनी कोठारी लिखे, इस पर प्रेमपाल शर्मा क्यों नहीं लिख सकते, आंकड़ा अवेलेबल है सारा। तो मेरा कहना यह है कि हमारे जो अपने इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस हैं, उनमें छिपी है हमारी समस्याएं, चाहे वो पुस्तक की समस्याएं हैं, चाहे वो पाठक की समस्याएं हों। अगर हम अपने इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस को, जो नॉलेज के चैलेंजेस सारे के सारे, अगर उनको समझ लें तो निश्चित रूप से हम एक बेहतर स्थिति में आ सकते हैं। वरना जैसा कहा, अभी हम ये सब इंफॉर्मेशन से नॉलेज की तरफ जाने वाले समाज की परिकल्पना में है, कॉन्शियसली हमें नहीं मालूम हम किधर जा रहे हैं, लेकिन जैसे मैं विजुअलाइज करता हूँ कि इंफॉर्मेशन, जब जैसे हर एक को मालूम है कि भारत की कौन कौन सी योजनाएं इस वक्त चल रही हैं,
राजनीतिक रूप से पाठक परिपक्व हो गया, इन्फॉर्मेशन लेने करके अखबारों से जो राजनीतिक रूप से परिपक्व हो गया है, जानता है जजमेंट उसका होता है, इलेक्शन में जजमेंट उसका होता है, चाहे वो आप मेरी नजर से गलत हो, चाहे वो कोई और आ जाए किसी को भेज दे, बट जो इतना मैच्योर मासेस है वे नॉलेज की तरफ कब जाएंगे, उनके पास नॉलेज का एक आइडिया है, किसे चुनूं, एक्स को चुनूं कि वाई को चुनूं कि जेड को चुनूं, कौन भ्रष्ट है, कौन ईमानदार है। दिल्ली में केजरीवाल है, दिल्ली में मोदी भी है, ध्यान दीजिए, अद्भुत कॉन्ट्रडिक्शन, एक ही राजधानी में दो फिनोमेना, एक तरफ जनता के लिए ईमानदार चाहिए, एक तरफ जनता के लिए पॉलिटिकल चाहिए। सो मेरा कहना है एक लेवल तो है, सूचना संग्रह का एक भूख तो है, लेकिन नॉलेज की तरफ कन्वर्जन उसका जिस दिन होगा, अच्छी किताब आएगी, पाठक भी उसका मिलेगा, ये सारी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आज इस विमर्श में उभर के आई। अब ये सत्र 10 मिनट के लिए हम आप सभी के हवाले करते हैं। आपके मन में जो प्रश्न है, जो आप हमारे विशेषज्ञों से पूछना चाहते हैं, आप 10 मिनट में, धन्यवाद। उसके बाद हम चाय के लिए चलेंगे। अध्यक्ष महोदय जी, मेरा नाम जगदीश चंद्रजीत है। मैंने साहित्य अकादमी में 37 साल तक सेवा की है, जवाहरलाल नेहरू के समय से लेकर के आखिरी समय तक। जो अंतिम मेरे ऊपर जिम्मेवारी गरीब पर डाली गई है, वो है राज किशोर द्वारा कहा गया इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन लिटरेचर, वो मेरे जिम्मे डाला गया। मैंने 6 बड़े बड़े मोटे मोटे संस्करण अपनी योग्यता के अनुसार सबके सहयोग से उसको साहित्य अकादमी में प्रकाशित किया। जहाँ भी मैं जाता हूँ, बात आती राजकिशोर जी ठीक निकलती है कि ये बिकते नहीं है। पहले मैं बहुत चिंतित था, अब उनसे और दफ्तर छोड़ देने के बाद भी चिंता मेरे पीछा छोड़ा नहीं छोड़ती है। मैं इसका क्या उपाय करूँ? मेरा तो कुछ लेना देना तुम्हारी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हंसी के मैं टोन में आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसा भारी भरकम साहित्य, सही बात है, हुजूर इंडियन लिटरेचर से ज़्यादा ये भारी है कि जहाँ जहाँ भी पढ़ा रहता है ना, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरे लिए भूत पड़े हैं, मुझे डर सा लगता है। तो ये बात बिल्कुल सही बात है, बिकते भी नहीं है, इसकी आवश्यकता भी है। इसके बिना तो बात करने के लिए छोटी से छोटी किसी भी जीनस के लिए, किसी अध्याय के लिए, किसी सूचना के लिए इसकी आवश्यकता तो नितांत है। इस मत से तो कोई असहमत हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी हर चीज़ का अपना अपना स्थान है। ये खेमचंद सोन जी महाराज मेरे साहित्य गुरु, आपको तो परम मित्र है, और इधर राज हाथीरकर साहब। सर, आपका सवाल आप कुछ पूछने वाले थे, आपकी बड़ी धन्यवाद सर। सर, आप कोई प्रश्न पूछना चाह रहे थे? सर, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। सर, मैं पूछना चाहता हूँ, विश्व पुस्तक दिवस पर जो आपने इस पर चर्चा की है, भारत में सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो लोग अंग्रेजी जानते हैं वो देश छोड़ देते हैं, और जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। पूरे देश की जो विडंबना है, इसको कैसे हल करेंगे? इस पर अपने विचार करें। इस विषय पर राजकिशोर जी ने बहुत विधिवत बताया था, शायद उस समय आप पचौड़ी जी बताएं थोड़ा इसमें। उन्होंने कहा है आजाद देवना है इसके विषय में तो ऐसा है ये जो आपकी भावना है उससे तो हम सब सहमत हैं कि जो अंग्रेजी पढ़ता है अंग्रेजी से कमाने लगता है, और जो अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता पढ़ाई छोड़ देता है। वाक्य आपका बहुत अच्छा है, जब टाइट वाक्य के लिए आपको बजाय ऐसा ही सवाल होना चाहिए, मगर इसका जवाब भी ऐसा ही होना चाहिए जो मैं बनाना पाऊंगा। मैं इतना ही कहूँगा कि जो पढ़ाई छोड़ देता है वो भी रोटी कमाता है और अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। जिसने पढ़ाई छोड़ दी उसको मोबाइल लेता है और उसके लिए फाइट करता है और अपने बच्चों को पढ़ाई करवाना चाहता है, ऐसा हमने देखा है।
अगर ऐसा ना होता, ये भावना ना होती, तो गांव-गांव में जैसे इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल कहते हैं वो न खुल रहे होते, बच्चे मैंने देखा है कि वे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते वे तक वहाँ जाने की कोशिश करते हैं और वो खुद कहते हैं कि साहब काश हम पढ़ गए होते हैं। हालांकि पढ़े लिखे आदमी को देख करके भी कोई भरोसा नहीं होता है, पढ़ करके क्या हो गया होता, बेरोजगार है। यूपी में चपरासी की नौकरी के लिए 250 PhD अप्लाई कर देते हैं। तो स्थिति बहुत ये अलग, ये बेसिकली पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रश्न है आपका, भारत की राजनीतिक आर्थिक स्थिति क्या है इसका प्रश्न है, और इसमें मनुष्य कैसे छटपटा रहा है इसका प्रश्न है आपका। ये किताब से ताल्लुक रखने वाला अगर कोई ऐसे टाइप प्रश्न आप कर सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी सर। बीच में मैंने जो शुरुआत की थी, असल में किताब की बात पाठक की, उसकी रुचि का, ये मुझे लगता है कि लेखक की सबसे ज्यादा जरूरत है। प्रकाशक तो छाप रहा है और पैसा कमा रहा है, नोट छाप रहा है, किताब छाप रहा है, नोट भी छाप रहा है, लेकिन जो लेखक है वो अपनी जिम्मेदारी कितनी निभा रहा है। जो अभी बात हो रही थी कि हम इंटरनेट पे अपनी किताबें डालते हैं, फ्री में डालते हैं, कितने लेखक नहीं आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये एक वातावरण बनाने वाली बात है कि तुमको जिस किताब से पूरी रॉयल्टी भी नहीं मिलती उसके पीछे क्यों लटके हुए हो, तुम उसे दे दो देता। मार्केस ने जब उससे पूछा, उसका इंटरव्यू है गार्सिया मार्केस कि भाई आपकी किताबें तो नकल हो करके पायरेट एडिशन दुनिया भर में बिक रहे हैं, पायरेटेड एडिशन, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है कि मेरी किताबें बहुत खराब ढंग से प्रिंट होती है, खराब ढंग से कैसे भी प्रिंट हो, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है उनके पास भी मेरी किताबों को पढ़ने की का एक भाव है। मुझे इस बात से बेहद पसंद है, मैं नहीं चाहूंगा कि इस पर कोई भी कॉपीराइट लगे, फ्री कर दो, ये मार्केस ने कहा, इंटरव्यू में कहा। लेकिन हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए मेरी किताबें हैं, अरे राजकिशोर जी की किताबें कितनी खुशी न होगी कि दुनिया उन्हें देख सके। आज की स्थिति ये है कि जो राइटर है वो पुराने प्रेस के आदमी की तरह से हो गया कि साइकिल पे ही उसका न्यूज है, साइकिल पे प्रिंट पेपर है, उसी को बेच रहा है, वहीं से एडवर्टाइजमेंट ला रहा है, छाप रहा है। एक ही आदमी सब कुछ कर रहा था एक जमाने में, अखबार शुरू हो रहे थे। आज स्थिति राइटर की भी यही है, अपना ब्लॉग है, खुद ही लिख रहा है, दूसरे किसी और को करेगा जरा तारीफ तो करते, वो तारीफ कर रहा है, तो दूसरा कोई आलोचना कर, ज्यादा आलोचना को तो गाली दे रहा है। यानी भी बावर्ची मिस्टेक है। आज ब्लॉग की दुनिया में एक राइटर ये चारों भूमिकाएं निभा रहा है, फाइटर की भी भूमिका निभा रहा है। थोड़ी देर में जब लड़ाई शुरू हो जाती फेसबुक पर चला जाता है। अब व्यक्ति की एक छटपटाहट बहुत अधिक है, ये अच्छी बात है, ये अपने आप में बड़ी पॉजिटिव बात है। वो किताब नहीं बन रही है, मगर नॉलेज को लेकर के, रिफ्लेक्शन को लेकर के, अभिव्यक्ति को लेकर के एक जो छटपटाहट बढ़ी है और जो मंच मिला है ब्लॉग का, उसमें राइटर अकेला राइटर नहीं रह गया है, वो पब्लिशर भी है, वो उसका पब्लिसिस्ट भी है, प्रचारक भी है। वो अपना एक तरह होता है अपना पाठक ढूंढ रहा है, वो मेरे पास भेजता है कोई, तो आ जाओ जरा अपनी जगह पर। वो क्या कह रहा है बिना पैसे के, शौकिया। ये पहली बार है कि शौकिया राइटर पैदा हो रहा है। अच्छा संकेत। मैं वही कह रहा हूँ, ये जो शौकिया राइटर है इनमें से ही कुछ छल करके प्रोफेशनल राइटर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये ब्लॉग की दुनिया इस मायने में मीनिंगफुल कि मैं जो अब तक मैं राष्ट्रपति से किताब मालिक मेरी नहीं छप सकती थी, तो मुझे परवाह नहीं है, मैं अपनी दुनिया का मालिक हो गया। तो साइबर दुनिया ने उसे आजादी दे दी है, तो ये एक अच्छा लॉन्च पैड है, बहुत से लोग इसको बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं वही कह रहा है, तो वो अलग, वो एक समस्या अलग है जो मैडम ने कही थी एक टिप्पणी को लेकर के। वो एक प्रॉब्लम क्या थी कि देखिए अल्टीमेटली कोई भी समीक्षा पसंद और नापसंद है। अल्टीमेटली रामविलास जी को मुक्त व बिल्कुल नापसंद थे और वृंदावन लाल वर्मा पसंद है, तो वृंदावन लाल की तो भूरी भूरी करते रहे और वक्त को जब मिलते दो चार तमाचे लगा के निकल जाते।
अल्टीमेटली अभिरुचि है। कौन मेरा दोस्त है, कौन मेरी जाति के पास का है, कौन मेरे मोहल्ले का है, कौन ताकतवर है। इसी दिल्ली में विश्वनाथ प्रसाद सिंह जी जो प्रधानमंत्री थे, कभी हो गए थे संवेदनशील, कभी भी हो गए थे। कोई याद करता है? माफ कीजिए, मैं उनको कोई निंदा नहीं करता, क्योंकि ताकतवर थे। हर बड़ा आलोचक पहुंचा था, मैं भी पहुंचा था, मैं सुनने पहुंचा था। मतलब मुझे कोई लिफ्ट भी नहीं दे रहा था, मैं चला गया। तमाशा देखने के लिए जाते हैं ना। तो मेरा कहना यह है कि ये एक अपने आप एक शौक या मंच, अपना मंच है, अपना ही विस्तार है, सेल्फ का, अहंकार का। मान लिया अरे अहंकार धीरे धीरे चोट खा करके पिट करके इधर वो करके थोड़ा सोशल भी बनेगा, तो कुछ एक नई चरण चल रही है जिस पर कोई समीक्षा गंभीरता से है नहीं। और समीक्षा अल्टीमेटली रुचियों की बात है, अल्टीमेटली रुचियों की बात है। मैं चर्चा करूँगा जिसकी चर्चा नहीं हुई है। बिलोरी जी ने बताया कि भारत में 9,000 प्रकाशक हैं। इन 9,000 प्रकाशकों में मेरा अनुमान है 7,500 से ज़्यादा हिंदी के होंगे। हाँ बिल्कुल, आप विश्व पुस्तक मेले में चले जाइए और देखेंगे कि अंग्रेजी के 20 या 25 मंडप हैं, मलयालम के, बंगला के 3, 4, 5 मंडप हैं, और हिंदी के कम से कम 200 छोटे छोटे स्टॉल लगे रहते हैं, छोटे छोटे स्टॉल लगे रहते हैं। इनमें सभी प्रकाशकों की अपनी अपनी किताबें होती हैं। शायद ही कोई प्रकाशक खुद किताब पढ़ता होता नहीं है। हमारे 2 बड़े प्रकाशक हैं, वो भी हिंदी साहित्य के बारे में कुछ पता है, नाम पता है, कौन सा नाम मिलता है, किस साहित्य में क्या है वो कुछ पता है। खैर ये तो गौर बात है। कुली अगर बहुमूल्य सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है तो उस कुली का भी हम स्वागत करेंगे। लेकिन जो बेसिक लिंक है वो है सरकारी खरीद, जिसकी वजह से हिंदी प्रकाशन उद्योग इतनी तेजी से फैल रहा है। और दरियागंज में अगर आप एक बॉल फेंके तो जहां भी गिरेगा वो प्रकाशक के पास गिरेगा। कोई भी बॉल फेंके, कहीं से भी फेंके, वो एक प्रकाशक के दुकान में जाकर गिरेगा। क्योंकि और यही कारण है कि चूंकि राजकमल, वाणी या दूसरे बड़े प्रकाशक रिश्वत दे करके अफसरों को फुसला के बहला के अपनी किताबें थोक बिक्री में ले जाते हैं, तो उनके यहाँ जो कर्मचारी काम करता है, क्लर्क, वो भी सोचता है कि मैं तो 5 किताबें छाप लूँ और इसी रास्ते जाकर बेच दूँ। तो हिंदी में प्रकाशकों की संख्या का ज़्यादा होना बहुत ही चिंताजनक है। इसीलिए लेखक का शोषण भी हो रहा है। और मैं तो एक बात कह रहा हूँ, सब आपके सामने रख रहा हूँ मैं, कि जब लेखक को अपना शोषण करवाना ही है, लेखक और प्रकाशक नाम से एक निबंधी छपा था, मुझे उनका ध्यान नहीं है नाम, बहुत उसका शोषण जिस तरह से लेखक का हो रहा था, तो लेखक क्यों शोषण करवा रहा है? फ्री अपनी किताब को क्यों नहीं लॉन्च करता? अब मौका आ गया ना। अब आप चाहे तो अपना ब्लॉग बना करके, अपनी वेबसाइट बना करके वीडियो शेयर कर सकते हैं, उससे पार्टी कचरा पहुंचेगी जी। कमा नहीं सकेगी। थोड़ा स्टार्ट में कीजिएगा। नहीं, बस छोटी सी बात है। मोहन हिमथानी मेरा नाम है, सिंधी में मैं लिखता हूँ। अभी आपने स्मार्टफोन की बात की, तो उसमें जो पुस्तक के विषय में मैं बात करना चाहूँगा कि टैबलेट, लैपटॉप, स्मार्टफोन सबके हाथों में बोलियों, भाषाओं, किताबों के अंतिम संस्कार का सामान। तो जो सर्वाइवल है, आपने किताब की सुगंध की बात की, किताब खोलते से, तो सबसे मेन क्वेश्चन है कि जो किताब का सर्वाइवल है, इसमें छप बहुत अंदाज में रहा है लेकिन पढ़ कोई नहीं रहा। तो एक पढ़ने की आदत बच्चों में, जो कि स्मार्टफोन लेके या दूसरे फ़ोन तरह तरह के डिजिट्स लेके घूमते हैं, उनमें पढ़ने की आदत कम हो रही है। किताबें, टेक्स्ट बुक तो वो पढ़ लेते हैं, लेकिन अदरवाइज जो है न्यूज़पेपर भी, स्कूलों में भी इस तरह का जो है वो कल्चर नहीं सिखाया जाता। तो इस पॉइंट पे जो है वो किताबों
हमारी ज़िंदगी से ना चली जाए, हमें इस विषय पे मेरे को लगता है कि वो भी मैं आ रहा था कि एक छोटा बच्चा था, वो ये देखते देखते वो नीचे गिर पड़ा। यानी वो स्थिति उसकी किताब को लेकर नहीं हो सकती जो स्थिति उसकी स्मार्टफोन को लेकर। नहीं, निश्चित तौर पे आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और ये सभी का, परिवार के हर सदस्य का और हमारे समाज का भी एक उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों को, चूंकि ये अवेयरनेस जागरूकता इसके लिए करें। और विश्व पुस्तक दिवस के मुख्य उद्देश्यों में भी यही है कि पठन पाठन की संस्कृति को विकसित किया जाए। और आज इस विषय पे हमारे चारों विद्वानों ने बहुत अच्छी बातचीत की है और इस सफल बनाने के लिए इस कार्यक्रम को बहुत अच्छा साहित्य अकादमी की ओर से राजकिशोर जी, आदरणीय सुधीर जी, प्रेमपाल शर्मा जी, मीरा सिकरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोगों के आने से हमारे कार्यक्रम इतने अच्छे हो जाते हैं। आज छुट्टी का दिन था, इसके बावजूद भी इतने लोग आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।